क्योंकि जो मैं तुम्हें चीजें आज बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होता क्या है कि लाइफ में ना हम लोग किसी न किसी ऐसी स्टेज में आके खड़े हो जाते हैं, कुछ पता लगता है तुम्हें, तो हम लोग ये बोलते हैं यार काश मेरे को किसी ने बता दिया होता तो आज मैं कुछ और होता। ये होता है आज भी, मैं भी आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा आता है लाइफ के अंदर कि यार ये तो मेरे को पता ही नहीं था, या मेरे को अगर पहले पता चल जाता तो मैं ऐसा कर लेता। तो एटलीस्ट इंजीनियरिंग डोमेन में, सिविल डोमेन में आप ये चीज नहीं बोल पाओगे इस चीज से रिलेटेड कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, इसका एश्योरेंस मैं ले रहा हूं। लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन आप सभी के लिए है तो इसको ध्यान से सुनना। मैं इस प्रेजेंटेशन को साल में 100 बार बोलता हूं कम से कम, तो मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो नहीं होंगी और एक प्रोसीजरल चीजें होंगी। हमें तो ये पता है कि एमटेक होती है, बीटेक के बाद जेईई का तरीका होता है, पीएसयूज होते हैं, हायर स्टडीज होता है, अब्रॉड होता है, ये मोटा सा तो मेरे को आइडिया है, लेकिन एक्चुअल में उसको तुम्हें करियर से कैसे लिंक करना है ना, वो बहुत बड़ा एक लैकुना है इस कंट्री के अंदर, कि हम लोग करियर के साथ लिंक ही नहीं कर पाते हैं। और खास करके इंजीनियरिंग डोमेन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है किसी भी कंट्री के लिए। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा यार, कि अगर मैं बात करूं कि इस कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर इंजीनियरिंग प्रोफेशन का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर मैं बात करूं कि किसी भी कंट्री के डेवलप्ड होने के लिए, या कोई कंट्री जो डेवलप्ड हो चुकी है, आप बोलो, मैं पूछूं कि कौन सी कंट्रीज डेवलप हो चुकी है, तुम बोलोगे सर चाइना है, यूएसए है, यूरोप है, सिंगापुर है, देयर आर सो मेनी कंट्रीज जिसको हम बोल सकते हैं कि वो डेवलप हो गई है। तो अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि यार ये थोड़ा सोच के बताइए कि किसी की कंट्री के डेवलप होने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, या हम कब बोलते हैं कि यार ये चीज उस कंट्री की बहुत अच्छा है, इस कारण से वो डेवलप हो गई, क्या लगता है तुम्हें? इकोनॉमी इज वन ऑफ द थिंग, तो वो तो आउटकम है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, यस इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इकोनॉमी ग्रो कैसे होगा, और एक इंपॉर्टेंट चीज, एक वर्ड है बस, वो क्या है? एजुकेशन इज वन थिंग। और हाँ कुछ बोला, इंजीनियरिंग बोला, ठीक है, और कोई एक टर्म, एक वर्ड, टेक्नोलॉजी। एक्सेप्ट कर रहे हो? टेक्नोलॉजी इज अ टर्म, हम बोल सकते हैं कि यस इस कंट्री का सर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। अब वो टेक्नोलॉजी किस कंटेक्स्ट में है वो एक अलग अलग चीजें हैं। हम बोले चाइना किस डोमेन में टेक्निकली वो बहुत एडवांस हो चुका है, यूएसए किसी और डोमेन में हो चुका है, जर्मनी किसी और डोमेन में है, तो हर कंट्री का अपना एक डोमेन है। अब वो सेम भी हो सकता है, किसी के लिए डिफरेंट भी हो सकता है। अब मेरे को ये सोच के बताइए कि ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग जो टर्म है ये किसके कंटेक्स्ट में यूज करते हैं? लॉयर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसके लिए यूज कर रहे हैं? इंजीनियर्स के लिए। तो इट मींस कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंजीनियर्स पे डिपेंड कर रहा है। कर सकते हैं, मैं स्टेटमेंट दे सकता हूं कि किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंजीनियरिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग से ही तो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी से तो आगे तुम्हें सॉल्यूशंस मिलेंगे। और टेक्नोलॉजी जब हम वर्ड यूज करते हैं तो एक टर्म और नहीं हम यूज करते हैं, दैट इज रिसर्च। रिसर्च के बिना तुम टेक्नोलॉजी को आगे नहीं लेके जा सकते हो, लेके जा सकते हैं? रिसर्च इज द मेन थिंग। कोई बताना चाहेगा रिसर्च क्या चीज होती है? कुछ भी जो तुम्हें लगता है रिसर्च क्या चीज होती है, क्या होता है रिसर्च? कुछ भी नया करना, यही होती है रिसर्च? कुछ नया इनोवेट करना? बोलो हाँ ना। अभी अगर मैं तुम बोलूंगा ना मेरे को मैसेज पे लिख के दो, सभी लिख के दे देंगे मैसेज पे कि सर ये होती है टेक्नोलॉजी, पर बोलते नहीं आप लोग, पता नहीं क्या रीजन है। क्या लगता है यही होती है रिसर्च? कुछ नया करना, कुछ नया इनोवेट करना, ऐसे ही होता है रिसर्च? थोड़ा सा मैं इसको बड़े सिंपल वे में बोलता हूं कि जो मेरे को लगता है रिसर्च क्या चीज होती है। यार सबसे बड़ी चीज अगर मैं बोलूं कि किसी भी कंट्री को जो डेवलप हो गया वो क्या क्या है, मतलब उसकी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सर हमारी बेसिक नीड्स, सड़कें ठीक हो जाए, बिजली 24 घंटे आनी स्टार्ट हो जाए, पानी मिलना साफ सुथरा स्टार्ट हो जाए, एनवायरमेंट क्लीन हो जाए, इश्यूज ना हो। तो यही सी चीजें मेन है ना, चीजें मतलब कुछ जो तुम्हारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, अगर तुम्हें उसका सोल्यूशन लेना है तो उसका वो रिसर्च से ही हो सकता है। तो मेरे को लगता है ये मेरी डेफिनेशन है, रिसर्च एक ऐसी चीज है जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देती है। इनोवेशन तो बात की बातें हैं यार, पहली चीज तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं। लेट मी टेक वन एग्जांपल एक लेते हैं, हिमाचल है, हिमाचल में हर साल नेचुरल डिजास्टर्स होते कि नहीं होते? तुम क्या नेचर को कंट्रोल कर सकते हो? हाँ ना बोलो यार, बस इतना सा एक्सपेक्ट करूंगा तुमसे। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उसके इंपैक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है? यस किया जा। कौन करेगा? इंजीनियर्स करेगा। समझ में आ गई बात? अब ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस की है आपसे। ऐसी छोटी छोटी पता नहीं दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, जो हम टॉय की मार्केट की हम बात करें, टॉय मार्केट कौन है पूरे पूरे दुनिया में फैला हुआ, कौन है? चाइना है। अब मेरे को बताओ, क्या वही सेम टॉय क्या कोई और कंट्री नहीं बना सकती है? यस बना सकती है। ट्रबल कहां पे आएगी? कॉस्टिंग के ऊपर। तो उन्होंने कैसे उसको मिनिमाइज कर लिया, बाकी क्यों नहीं मिनिमाइज कर पा रहे हैं? तो ये क्वालिटी भी एक फैक्टर है इसके अंदर। तो ये जो सारी चीजें हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन तुम्हें सिर्फ भाई इंजीनियरिंग ही दे सकता है। अब मेरे को सोच के बताइए कि मेरे को लगता है कि शायद ये कंट्री एक ऐसा कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं, हाँ है ना? हाँ, तो प्रॉब्लम कहां पे है? क्यों हम इतना पीछे हैं? क्यों नहीं आ रही है टेक्नोलॉजी के पीछे? क्यों नहीं सॉल्यूशंस मिल रहे हैं हमें? क्यों अभी भी हम लोग उस चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिकल पार्ट, मैं तुम्हें एक बड़े कुछ फैक्ट्स दे रहा हूं, कुछ वो दे रहा हूं फैक्ट्स, जो मेरे को लगता है कुछ रीजंस हैं कहां पे हम लोग लैग कर रहे हैं। पता है, आप लोग जितने यहां पे बैठे हैं, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के हाथ खड़ा करना, कितने लोगों ने इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ये सोच के चूज किया कि मेरे को कंट्री के लिए कुछ करना है? एक हाथ है। मिल गया? पता लग गया प्रॉब्लम कहां पे है? पता लग गया प्रॉब्लम यहां पे एग्जिस्ट कर रही है। ये बहुत बड़ा इश्यू है। पता है, हम लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं, हमें सिर्फ अपने से मतलब है। जेई की नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कि काम ना करना पड़े, वर्क लाइफ बैलेंस मिल जाए, 8 घंटे नौकरी करनी पड़े, छुट्टियों का कोई इश्यू ना हो, उसके बाद मेरे को फिर एंड में जाके एक रिटायरमेंट आई, मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा खासा पैसा मिल जाए। यार ये तो रीजंस है हमारे, फैक्ट्स हैं। वो कहते हैं बिटर इज ट्रूथ इज बिटर, सॉरी, तो वो तो है, ये कड़वा होता ही है सच हमेशा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा एक और पता क्या रीजन है? कि जो लोग अपने काम कर रहे हैं ना, जो लोग जॉब में है या अपना काम कर रहे हैं, या जॉब में है या गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, पब्लिक में, एक सर्वे हुआ था पीछे से, उसमें ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश किया था कि कितने लोग अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। समझ आ रहे हैं? काम तो वो कर रहे हैं, लेकिन कितने परसेंटेज लोग उस काम को एंजॉय कर रहे हैं? हार्डली 10 to 20% जो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल बहुत सारी, तुम डेली बेस पे ऐसी बहुत एग्जांपल्स लेते होंगे। एग्जांपल इसी से ले लो, आप किसी एक बैंक में जा रहे हो फॉर एग्जांपल, उस वहां पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉय दिखेंगे। कुछ आपको एम्प्लॉय दिखेंगे, यार ये तो मन से कर रहा है काम को, इसका दिल से कर रहा है काम, है ना? लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो लगेगा तुम्हें तो टाइम पास करने में लगा हुआ है, ये तो टाइम पास कर रहा है सारा का सारा। ये एक डोमेन है। ऐसी और बहुत सारे डोमेन है, चाहे तुम कोई भी डोमेन उठा के ले लो, चाहे तुम टीचिंग लगा लो, चाहे तुम साइंटिस्ट की बहुत जॉब लगा लो, चाहे मार्केटिंग की जॉब लगा लो, कुछ भी लगा लो। कितने परसेंटेज ऑफ लोग ऐसे हैं जो अपने दिए हुए काम को मन से कर रहे हैं? मन से बंदा तभी करेगा, दिल से बंदा तभी करेगा जब हम इंटरेस्ट से करें, जब मेरा उसमें इंटरेस्ट है। अदरवाइज हम करेंगे ही नहीं, नहीं करेंगे कभी नहीं करेंगे यार। लेकिन जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट आ गया ना, अगर मेरे को वो करने को मिल जाए, मैं बड़ी ईमानदारी से करूंगा और बड़े इंटरेस्ट के साथ करूंगा। आप लोगों के फेस्ट होते हैं ना, कॉलेज में फेस्ट होते हैं ना, आप लोगों में से ही कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो पार्टिसिपेट करते होंगे, कुछ एज ए ऑर्गेनाइजर करते होंगे। वैसे कॉलेज में तुम्हें रुकने के लिए बोल दे कि 5 से 6 तुम्हारी एक एक्स्ट्रा क्लास है, रुकेंगे नहीं। लेकिन जब फेस्ट वाली बात आएगी और जिसका इंटरेस्ट होएगा उस चीज में ना, तुम लोग रात को बैठ बैठ के काम करते हो नहीं करते हो? यस करते हो। क्या सारे करते हैं? नहीं, सभी का नहीं है उसमें इंटरेस्ट, लेकिन कुछ लोग करते हैं जिसका इंटरेस्ट है उस चीज के अंदर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये बेसिकली सबसे बड़ा ट्रबल है इस कंट्री में। हम लोग बाय चॉइस नहीं जा रहे हैं अपने प्रोफेशन में। ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो, ये नहीं हुआ तो ये कर लो। ये कोई रीजन नहीं होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100 से 100% लोग ऐसी चीजों में आ सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इंजीनियरिंग प्रोफेशन जो कि इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें तो हम यार अपने हिसाब से चले जाएं। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए इंजीनियरिंग डोमेन में, किसी भी डोमेन में, क्या किसी ने टाइम देके काम किया होगा? आइंस्टाइन ने, न्यूटन ने क्या रिसर्च टाइम देके किया होगा, या सैटरडे संडे देके किया होगा? क्या लगता है तुम्हें? हाय ना तो बोल दो यार। नहीं। लेकिन आज हम किसी को कुछ बोल दें, सर शाम को मिल लोगे 6 बजे, नहीं यार 5 बजे तक मेरी ड्यूटी होती है, तो 6 बजे फोन उठाने में क्या दिक्कत है डिस्कस करने में? सैटरडे संडे, सर संडे को मैं थोड़ा सा मेरे को काम है, कॉल कर रहा हूं आपको, नहीं मंडे को करना, संडे को नहीं। समझ में आ रही है? तो जब तुम लोग ये देखने लग जाओ ना कि टाइम कितना है और उसमें मेरे को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तुम जॉब में हो, जिस दिन तुम टाइम देखना बंद कर दोगे और उसके अगेंस्ट तुम्हें कितना रिटर्न मिल रहा है, जब तुम ये देखना कर दोगे, इट मींस कि तुम अपने इंटरेस्ट वाले डोमेन में हो। तो ये इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यही तो सबसे बड़ा इश्यू है कि इंटरेस्ट का सर कैसे पता चलेगा? ये सबसे बड़ा ट्रबल है। अब आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलते होंगे, हाय ना बोलो यार। खेलते हैं क्या आप लोगों ने? जिसने हाँ बोला है, क्या ओनली क्रिकेट खेली लाइफ में जो आज करंटली तुम खेल रहे हो? नहीं, मे बी बैडमिंटन भी खेला होगा, मे बी हॉकी भी खेला होगा, बहुत सारी गेम्स खेली होंगी, लेकिन आज एक गेम पे आके इंटरेस्ट रुक गया,
मे बी वो क्रिकेट हो सकता है, मे बी वो वॉलीबॉल हो सकता है, मे बी वो बैडमिंटन हो सकता है, मे बी वो कुछ भी हो सकती है, कोई भी गेम हो सकती है, लेकिन ट्राई तो करी होगी ना, मल्टीपल गेम्स करी होगी ना। इंटरेस्ट एक पीरियड का, तो कैसे इंटरेस्ट का पता चलेगा? इंटरेस्ट का पता चलेगा फ्रेंड्स एक्सप्लोर करके, घुस के चीजों के बीच में। और इंजीनियरिंग ये 4 साल ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी इसमें चीजें हैं, अलग अलग इतनी सारी चीजें हैं, एक्सप्लोर करने को इतना कुछ है। लेट मी टेक द एग्जांपल, आप कितने डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? है ना, मैथ्स पढ़ा, सोम पढ़ा, फ्लूइड पढ़ा, आरसीसी पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा, एनवायरनमेंट पढ़ा, हाइड्रोलॉजी पढ़ा, हाईवे पढ़ा, सर्वे पढ़ा, सब अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। क्या सभी सब्जेक्ट्स तुमने सेम इंटरेस्ट से पढ़े? नहीं, कुछ सब्जेक्ट तो इंटरेस्ट से पढ़े। हाँ या ना तो बोल दो यार। यहीं से तुम्हें पता लगेगा तुम्हारे इंटरेस्ट का। आज प्रेजेंटेशन हुई, सेमिनार हुआ, कुछ आए कुछ नहीं आए। फेस्ट होगा, कुछ पार्टिसिपेट करेंगे कुछ नहीं करेंगे। कुछ मेरे जैसे बंदे जब बीटेक टाइम पे थे, हम तो एंजॉय करते थे कि 3 दिन फेस्ट है 3 दिन छुट्टी होंगी। मैंने कभी आज तक पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन आज वो लगता है कि शायद यार अगर हमने उस टाइम पे एक्सप्लोर किया होता ना, तो मे बी जो चीजें बहुत लेटर स्टेज में पता लगी वो शायद बहुत जल्दी हो जाती। कि तुम्हें अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आ रही है? तो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन है फ्रेंड्स, जिसमें तुम्हारे पास एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। सिविल इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ी डोमेन है, बहुत ब्रॉडर टर्म है सिविल इंजीनियरिंग। अब सिविल इंजीनियरिंग में आगे जब तुम जाओगे बीटेक के बाद, तुम स्पेशलाइज्ड डोमेन्स में आ जाओगे, तो वहां पे तुम्हें अपना इंटरेस्ट मैचिंग करना है। सर मेरा एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट है, बहुत बच्चों को एनवायरनमेंट में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सब्जेक्ट, तो एनवायरनमेंट में सर मेरे को करियर कैसे बनाना है, कोई बता सकता है? सर बता पाओगे कि एनवायरनमेंट डोमेन में अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं एनवायरनमेंट डोमेन में कैसा करियर बना सकता हूं? सर मेरा सर्वेइंग और जीआईएस वाले जो टॉपिक है सर इसमें मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। सर मेरा मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है। सर मेरा स्ट्रक्चर में बहुत इंटरेस्ट है। सर मेरा हाईवे में बहुत इंटरेस्ट है। सर ग्रीन बिल्डिंग्स एक नई चीज है। सर एक एनर्जी एक बड़ी नई चीज है। सर ये ई व्हीकल्स का कंसेप्ट आजकल चल रहा है। सर ड्रोन टेक्नोलॉजी का आजकल कंसेप्ट चल रहा है। सर आजकल ई वेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट चल रहा है। सर आजकल एंटरप्रेन्योरशिप के बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। सर एक जियो इन्फॉर्मेटिक्स भी टर्म होती है। सर एक एरोस्पेस भी एक टर्म होती है। इतना कुछ है फ्रेंड्स। मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन, एंड नॉट ओनली द मैनेजमेंट, टेक्नो मैनेजरियल डोमेन इज वन ऑफ द डोमेन जहां पे तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, कोई कमी नहीं है। अब जो मैं इंजीनियरिंग प्रोफेशन की बात कर रहा था, उसमें से मैंने ये कुछ एक लिखे हैं सेशंस, कुछ एक डोमेन्स लिखे हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कि अगर जब तक हम इन चीजों में भी ये 8 चीजें हैं, 8 में से अगर 4-5 में हम लोग अपने आप को बेस्ट नहीं ना बोल लेंगे, तब तक ये कंट्री का कुछ नहीं हो सकता, या किसी भी कंट्री का कुछ नहीं हो सकता। अब ये 8 डोमेन्स मेरे को लिखी है, मेरे को बताना किस चीज में हम बोल सकते हैं कि ये सर इसमें बहुत ज्यादा अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात करें, एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी। फ्रेंड्स ये फ्यूचर है। कुछ डोमेन्स हैं, आप लोग सुनते हैं ना एआई इज फ्यूचर, सुनते हैं ना एआई इज फ्यूचर, सिर्फ एआई फ्यूचर है? देयर आर सो मेनी डोमेन्स जो फ्यूचर है। देखो इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करने के ना, मतलब अपने करियर को परस्यू करने के 2 तरीके हैं। या तो अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, उस डोमेन में काम करना स्टार्ट कर दो, या तुम्हें यह पता लग जाए कि इसमें फ्यूचर बहुत अच्छा है, उसको अपना इंटरेस्ट बना लो। समझ में आ गई? ऊपर से निकल गई? समझ में आ गई? ऊपर से निकल गई? मैंने बोला या तो तुम अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंगली अपना करियर परस्यू करना स्टार्ट करो, या जब मैंने तुम्हें बोल दिया, हमें पता लग गया सर एआई इज फ्यूचर, तो तुम एआई को अपना इंटरेस्ट बना लो और उसमें अपना करियर देखो तुम कैसे बना सकते हो। अब नाउ एआई इज वन ऑफ द डोमेन जो फ्यूचर है। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स है फ्रेंड्स जो फ्यूचर है। एनर्जी इज गोइंग टू बी फ्यूचर, सस्टेनेबिलिटी इज गोइंग टू बी फ्यूचर, मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी फ्यूचर। ऐसी और बहुत सारी डोमेन्स हैं जिसमें फ्यूचर बहुत ब्राइट है। एनवायरमेंट इज वन ऑफ द डोमेन जो बहुत ज्यादा ग्रो करना है फ्यूचर के अंदर, क्योंकि जो इश्यूज हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड। सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी टर्म है, अगर आप लोगों ने सुना हो, सस्टेनेबल गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल टारगेट्स होते हैं। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी एक सिंपल सी चीज है कि तुम अगर कोई काम कर रहे हो ना, चाहे तुम सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो, जो भी कुछ भी कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी एक ऐसी चीज है जिसमें हर किसी का फायदा होना जरूरी है। हम ये बोल सकते हैं कि ये जो डोमेन है, ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल मॉडल है। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसा कोई काम करो कि जिसमें तुम्हारा तो फायदा हो रहा है लेकिन किसी और का नुकसान हो रहा है। वो मॉडल फेल हो जाएगा, बहुत लंबा चलेगा नहीं। और ऐसे पता नहीं कितने मॉडल्स हैं जिसमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया और वो फेल हो गए। खास करके जब हम फ्री विज की बात करते हैं, सब कुछ इंटरनेट पे फ्री डाल दो, मोनोपोलिस्टिक हो जाओ, नहीं हो पाएगा, सिस्टम फेल हो जाएगा।
ऐसे बहुत डोमेन्स हैं। ऐसे पैसा लगा के तुम नाम कर लोगे एक बार, लेकिन जब तक तुम्हें रिटर्न नहीं दे पाओगे ना कस्टमर को, एंड यूजर को, और ऐसा चीज जिसमें हर किसी का फायदा हो, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं मैं, तब तक वो मॉडल नहीं चलेगा, अच्छे से नहीं चलेगा। बात आगे कि नहीं आगे समझे? तो एनर्जी सस्टेनेबिलिटी इज द फ्यूचर, पब्लिक सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, नेशनल डिफेंस एंड स्पेस। ये तो यार, ये तो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस और स्पेस की बात करें, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी की बात करें, फ्यूचर नेशन बिल्डिंग की बात करें जिसमें स्मार्ट सिटीज आ जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे भी लिखा हुआ है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, तो अब ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं किसी भी कंट्री के लिए। तो इसमें से कम अगर 4-5 में हम लोग अगर अच्छा कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें जो रेस है, जो डेवलपमेंट वाली जो रेस है ना, वो जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो 2 मैंने तुम्हें मेन रीजन बताए कि कहां पे आके बात अटकती है। अब सर कैसे, अब ऑप्शंस बताइए सर, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या, ऑप्शंस बताइए। ये तो ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा ऐसे सुनने में, मैं बोलता रहूंगा सारा दिन, सुनने में और भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अब उस फैक्ट पे आते हैं कि जिससे अब हम आगे अपना करियर परस्यू करेंगे। उसमें ये जो एक एग्जाम है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लोग इसको सिर्फ एग्जाम लेते हैं, फ्रेंड्स ये एग्जाम नहीं है, ये एक ऐसा एग्जाम है जो तुम्हें करियर देगा, जो तुम्हें तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली या ऐसे डोमेन्स में एंट्री करने का रास्ता देगा जिसके थ्रू तुम अपना अच्छा करियर बना सकते हो और पैसा कमा सकते हो बहुत अच्छा। पैसे की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। मैं तुम्हें पैसा कैसे कमाया जाएगा वो भी तुम्हें मैं आज बता रहा हूं। अगर तुम्हारा ड्रीम है कि सर 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ कमाना है मेरे को, तो कैसे कमा सकते हो मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा आज। लेकिन अगर तुम्हें पता है, अगर तुम इसी चीज तक लिमिटेड है, सर जेई लग जाएंगे, 5-6 लाख की नौकरी लग जाएगी, ठीक है बहुत है, फैमिली देखेंगे, घर बार देखेंगे, ये देखेंगे, फिर वो एक अलग चीज है, वो भी ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी उसी डोमेन में जाइए, सभी का इंटरेस्ट उसमें होगा, नहीं। हमें पहले सारे रास्ते पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो सारे रास्ते क्या क्या हैं, उसमें से ये जो एग्जाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और ये तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटीज ओपन करेगा। अब ये एग्जाम अपॉर्चुनिटीज और करियर कैसे ओपन करेगा ना, ये आज मेरे को यहाँ पे डिस्कस करना है इस एग्जाम के पर्टिकुलरली बारे में। अब जब हम इस एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा इसकी एडवांटेजेस पता होना चाहिए। इसमें से हायर स्टडीज, हमें पता है कि अगर गेट का एग्जाम में देता हूं तो मैं हायर स्टडीज में जा सकता हूं, मेरे को पब्लिक सेक्टर जॉब है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स है, हायर स्टडीज अब्रॉड का अपॉर्चुनिटीज है, और गेट के थ्रू जब मैं आगे जाऊंगा अगर हायर स्टडीज में, तो मेरे को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलेगा, इतना मेरे को मोटा सा पता है। अब कुछ ट्रबल आते हैं कि जब हम इस एग्जाम का नाम सुनते हैं ना, जब मैंने गेट एग्जाम किया तो आधों के चेहरे चेंज हो गए। अब वो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, और रीजंस को मैं फियर बोल रहा हूं कि कुछ फियर है तुम्हारे, कि जो तुम्हारे दिमाग में आते हैं, मे भी जो इस एग्जाम को अप्लाई करने में या प्रिपेयर करने में तुम्हें जो है वो रोकते हैं। अब उसमें से कुछ फियर मैंने यहां पे लिखे हैं। अब ध्यान से समझना ये फियर क्या क्या है, और इनमें से एक भी फियर फ्रेंड्स आज की सिचुएशन के हिसाब से ट्रू नहीं है। सबसे पहला फियर, ह्यूज कंपटीशन। फ्रेंड्स आप लोग इंजीनियरिंग के एक ऐसे एरा में है जहां पे कंपटीशन लोएस्ट पे है, लोएस्ट पे है। अब इसके 2 तरीके हैं लोएस्ट का मतलब। पहला, नंबर ऑफ कैंडिडेट। कोई टाइम था जब गेट में सिविल में अपीयर होने वालों की, बच्चों की, जो अप्लाई करने वाले बच्चों की जो काउंटिंग थी, नंबर था, वो 2.25 लाख के आसपास पहुंच गया था। 2016-17 में पीक हिट किया था। आज गेट में सिविल में कितना बच्चा दे रहा है, ऑल्दो कि ये सेकंड है कंप्यूटर साइंस के बाद, तकरीबन इस बार 1 लाख क्रॉस किया है, अदरवाइज पहले नहीं था ये, इस बार 1 लाख क्रॉस किया है। अदरवाइज 2.25 लाख से वापिस आया ये 1 लाख पे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम हो गए। दूसरा जो चीज है इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं ना आजकल बच्चे, और जो 5-7 साल बच्चे मार्क्स स्कोर करते थे, उस मार्क्स में बहुत ज्यादा फॉल आया है। कि पहले मैं बोलूं कि 60+ नंबर लेने वाले कितने बच्चे होते थे, और आज 60+ नंबर लेने वाले कितने बच्चे हैं, वो 10% पे आ गया। अगर पहले 3000 बच्चा 60+ नंबर लेता था, आज 300 बच्चा 60+ नंबर ले रहा है। ये दूसरी चीज है। तो फ्रेंड्स इसमें कंपटीशन लोएस्ट पे है। दूसरी चीज, नीड 60+ मार्क्स। आज मेरे को 60+ नंबर नहीं चाहिए फ्रेंड्स, चाहे मेरे को पब्लिक सेक्टर जाना हो या मेरे को हायर स्टडीज जाना हो, तो इसमें मेरे को 60 नंबर नहीं चाहिए। बस मेरे को प्लानिंग करनी है, मेरे को स्ट्रेटेजी बनानी है अच्छे तरीके से। उसके बाद एग्जाम डिफिकल्ट। देखो गेट क्या, कोई भी एग्जाम लोगे तो उसमें 10 से 20% ऐसा पार्ट होता है जो डिफिकल्ट होता है, 40 से 50% ऐसा पार्ट होता है जो मॉडरेट आएगा, और 20 से 30% ऐसा पार्ट है जो इजी आएगा। ये किसी भी एग्जाम के लिए ट्रू है, नॉट ओनली फॉर गेट, एनी एग्जाम के लिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और अगर तुम 40-45 नंबर ले आते हो, तो आईआईटी की एश्योरेंस गारंटी मैं ले रहा हूं, मेरे को 40-45 नंबर चाहिए।
अब मेरे को अगर 40-45 नंबर चाहिए तो मेरे को 100 नंबर का तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं तैयार करूंगा 80 नंबर का या 85 मार्क्स का तैयार करूंगा मैं। मेरे को 100 मार्क्स का तैयार नहीं करना है आज। तो 85 मार्क्स तो जो वो डिफिकल्ट पार्ट है ना, जो सिविल इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, मेरे को लगता है शायद 5% ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे सर ये डिफिकल्ट नहीं है। कुछ सब्जेक्ट्स के मैं नाम ले रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर्स। दिक्कत आती है इन सब्जेक्ट्स में, डिफिकल्ट लगते हैं ना। क्यों लगते हैं डिफिकल्ट पता है? क्योंकि ये सारे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं, कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। याद रखना, क्रैम करना एक अलग चीज है, बाकी सब्जेक्ट सर्वे में कुछ चीजें याद करने को मिलेगा। यहाँ पे तो तुम्हें कोड्स, अपने फॉर्मूलाज, बहुत कुछ मिलेगी इन 4 सब्जेक्ट्स में, हाँ या ना फ्रेंड्स? इन चारों सब्जेक्ट्स को छोड़ दो गेट की तैयारी के लिए, नहीं करने की रिक्वायरमेंट है। अब तुम बोलो सर 4 सब्जेक्ट छोड़ दिए तो मेरी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्या तुम्हें पता है कि 100 में से इन 4 सब्जेक्ट्स का वेटेज कितना है? पता है किसी को? है आइडिया? इन 4 सब्जेक्ट्स में से आता कितना है? 15 से 18 नंबर का। 15 से 18 नंबर का इन 4 सब्जेक्ट्स में से आता है। सोम, आरसीसी, स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर्स। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि ये सब्जेक्ट चारों छोड़ दो, मतलब टोटली छोड़ दो, लेकिन इसमें से अगर तुम प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करोगे ना तो तुम्हें ये क्लियरली दिख जाएगा सर इसमें से टॉपिक में से तो क्वेश्चन हर बार डालता है। लेट मी टेक द एग्जांपल, स्टील स्ट्रक्चर में प्लास्टिक जो आपका लास्ट पार्ट होता है, कौन सा? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला पार्ट होता है ना, प्लास्टिक एनालिसिस वाला, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। कनेक्शन में से क्वेश्चन का नंबर आता ही आता है। स्टील में से 3 से 4 नंबर का आता है, फिक्स्ड है, कहां से आएगा? तो इस कारण से 100 नंबर का फ्रेंड्स तैयार मत करो, 85 मार्क्स का तैयार करो। और जो तुम्हें लगता है ये वाला डिफिकल्ट पार्ट फ्रेंड्स, इसको छोड़ दो, नहीं रिक्वायरमेंट है। तो जो डिफिकल्टी वाला जो फैक्टर जो दिमाग में है वो तुम्हारा हट जाएगा। एनवायरमेंट, सॉइल, मैथमेटिक्स, इन 3 सब्जेक्ट्स में से 40 नंबर का आता है। एनवायरमेंट और सॉइल मिला के 25 नंबर का, मैथ तो फिक्स है 15 नंबर का, तो 40 नंबर का आता है इसमें से। सर्वेइंग और हाईवे मिला दो तो इसमें 12 नंबर का आता है, 10 से 12 नंबर का, तो 52 नंबर का हो गया। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश 15 नंबर का, 67 मार्क्स। हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन दोनों मिला के 5 नंबर का। ओपन चैनल फ्लो 4 से 5 नंबर का। तो इस तरीके से तो तुम प्लान करके चलोगे ना, क्योंकि जो मैं सब्जेक्ट पता है क्यों छोड़ने को बोल रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ने को बोल रहा हूं क्योंकि नॉट ओनली द नंबर ऑफ मार्क्स इज अ क्राइटेरिया इज, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने में तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसका जो वेटेज है वो तो 1/6 के आसपास है, लेकिन इसको तैयार करने के अंदर 1/3 ऑफ टाइम लगता है। तो वो जो तुम्हारा टाइम सेव होगा ना, उसको तुम बाकी सब्जेक्ट्स पे डिवाइड कर दो। ये तुम्हें कोई नहीं बोलेगा मेरे अलावा कि तुम इस सब्जेक्ट से बोलो। आज से 3-4 साल पहले मैं ये नहीं बोलता था जब आते थे बच्चों के मार्क्स बहुत ज्यादा। आज नहीं रिक्वायरमेंट है, आज मेरे लिए सेव विंडो कुछ और है। उसके बाद हाई स्कोर प्रेशर नहीं चाहिए मेरे को आज फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा मेरे को मार्क्स नहीं चाहिए। उसके बाद 8 मंथ की प्रिपरेशन। देखो गेट के लिए तो जितना टाइम तुम दोगे उतना कम है, जितना टाइम तुम दोगे उतना कम है, लेकिन बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर तुम ढंग से 6 महीने दे देते हो उसकी प्रिपरेशन को, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेकिन फिर 6 महीने फिर वही प्रायोरिटी होगी, फिर किसी का बर्थडे नहीं आएगा, किसी का फिर एग्जाम वो नहीं आएगा, घूमना फिरना नहीं आएगा, ना किसी की शादी आएगी, फिर तो बस ये एग्जाम आएगा। 6 महीने अगर तुम डेडिकेटेड कर सकते हो इसकी तैयारी तो बहुत एडवांटेजेस होगा। सोसाइटी पीयर प्रेशर, ये तुम खुद क्रिएट करते हो, कोई और नहीं क्रिएट करता। ये किसी को कैसे पता तुम गेट की तैयारी कर रहे हो? किसी को कैसे पता चलेगा तुम स्टेट जेईई की तैयारी कर रहे हो? किसी को कैसे पता चलेगा? तुम खुद बताओगे। तो ये पीयर प्रेशर तुम खुद क्रिएट करोगे। सुन लो यार, तो ਤੁਹਾਡੇ लिए है, तो तुम खुद क्रिएट करते हो। मत बताओ, अपना ग्रुप बना लो। जब तुम्हें पता है कि ये 5 लोग हैं, अगर मैं इनको पता लगा कि मैं कर रहा हूं तो मत बताओ उनको यार। बिलीव मी फ्रेंड्स, पेरेंट्स को भी मत बताओ। पेरेंट्स को सिर्फ इतना बता दो मैं एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं। उनको वो होप मत क्रिएट करो कि अगर मैं गेट में इतने नंबर लेके आऊंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। होप मत क्रिएट करो प्लीज, क्योंकि पेरेंट्स आगे डिस्कस करेंगे। फिर जिस दिन रिजल्ट होगा वो तो आगे वाले पूछेंगे आपके पेरेंट्स को, क्या बनाए बच्चे का, गेट का रिजल्ट आ गया, आज पता लगा 18 मार्च है आज। वो मत करो प्रेशर क्रिएट, क्योंकि गेट वो 3 घंटे का एग्जाम है। वो 3 घंटे नो डाउट वो घंटे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, लेकिन वो 3 घंटे में भी शायद लाइफ की तुम्हारी लाइफ के सबसे 3 अच्छे घंटे नहीं थे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें, राइट? उसके बाद गेट, सर पब्लिक सेक्टर तो गेट के थ्रू बहुत कम हो गए, निकलना स्टार्ट कर दिया, अपना एग्जाम ले रहे हैं। यस, अपना एग्जाम ले रहे हैं। वो आईओसीएल निकल गया, ओएनजीसी निकल गया, एचपीसीएल निकल गया, बीएचईएल निकल गया, कोल इंडिया निकल गया, सारे निकल गए सर गेट के थ्रू। यस, निकल गए। लेकिन दूसरी साइड पे जो
नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर में जो वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जा रही हैं। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। मैं तुम्हें नाम बताऊंगा उनके कुछ, जिसमें फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी तुम्हारे लिए। उसके बाद हायर स्टडीज नहीं करनी सर मत करो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तुम हायर स्टडीज में जाओगे, तुम पब्लिक सेक्टर में जाओगे, तुम शुरू में कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये तो तुम्हारे नंबर डिसाइड करेंगे, तुम्हारे नंबर कितने आते हैं। इट्स वेरी सिंपल। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? प्रोसेस फॉलो करो, लेट्स फॉलो द राइट प्रोसीजर, राइट प्रोसेस, और देखते जाओ कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। प्रोसेस सही होना जरूरी है, रिजल्ट का वेट मत करना, रिजल्ट से मतलब एक्सपेक्ट मत करना, प्रोसेस सही रखना। अगर तुम्हारा प्रोसीजर सही है, प्रोसेस सही है, तुम्हें रिजल्ट भी मिलेंगे उसके। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिले तो इट मीन कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में गड़बड़ हुई है। अब कुछ गेट के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। सबसे पहला कि गेट में बच्चा रिड्यूस हो गया, 40 से 50% रह गया। अब उतना बच्चा गेट के एग्जाम नहीं देता है। मैंने सीएससी को स्टार मार्क किया, सीएससी में तो ऐसे बढ़ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पढ़ रहा है, अप्लाई कर रहे हैं गेट एग्जाम के लिए। रीजन बड़ा सिंपल है, एक ही रीजन है कि बीटेक सीएससी वालों की अब जॉब नहीं लग रही उतनी आसानी से। अब उनको हायर स्टडीज की तरफ जाना ही पड़ना है। जो आज से 7-8 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे के साथ हुआ था, उनको भी हायर स्टडीज में जाना ही पड़ रहा है। बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है, प्लेसमेंट नहीं होती है। अगर होएगी तो 3-4 लाख का हो जाएगा। ये बीटेक सीएससी के साथ सिचुएशन है। लेकिन जैसे ही बीटेक सीएससी या बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ही हायर स्टडीज करता है और उन डोमेन में हायर स्टडीज करता है जिसमें इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए वीएलएसआई, एम्बेडेड, कम्युनिकेशन, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जब तुम जैसे ही इसमें हायर स्टडीज करोगे, वही जो तुम्हें 3-4 लाख था वही 30-40 लाख हो जाता है। सेम एप्लीकेबल फॉर कंप्यूटर साइंस। जैसे तुम मास्टर्स करते हो एआई में, डाटा साइंस में, साइबर सिक्योरिटी में या और डोमेन्स में, ऐसे तुम्हारा जो पैकेज है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे हो जाता है। बात आगे की नहीं आगे समझे? उसके बाद 20% बच्चे फ्रेंड्स पेपर देने जाते ही नहीं, भर देंगे। मैंने आज बोला बहुत सारे भर देंगे, अगले महीने आ जाना है, मोटिवेट होगे भर दोगे, लेकिन तैयारी नहीं करोगे तो देने नहीं जाओगे पेपर। ओनली 15 से 18% बच्चे ही गेट क्वालिफाई करते हैं। डजंट मीन कि सर पेपर डिफिकल्ट है, नहीं, पेपर डिफिकल्ट नहीं है। गेट का बस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बस ध्यान में रखना कि अगर तुम गेट का तैयारी करोगे, गेट का तैयारी लिख के होगा। गेट का तैयारी याद करके, वीडियो देख के, पढ़ के नहीं होगा, वो एक चीज है। लेकिन गेट तो भाई लिख के होगा। गेट में कितने क्वेश्चन आते हैं? कितने क्वेश्चन आते हैं गेट में? 65 में से मोर देन 55 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल है तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसका तैयारी भी लिख के होगा, इसका तैयारी भी देख के पढ़ के नहीं होगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? राइट। अब भाई मान लो 100 बच्चों ने पेपर भरा, 20 पेपर देने गए ही नहीं। जो 80 बच्चे पेपर देने गए हैं ना, उसमें से 50 बच्चे पता है क्यों पेपर देने गए हैं? यार 3000 लगाए हैं, चल दे आते हैं। चलो सर देख आते हैं कैसा होता है गेट का पेपर। वो तो प्रीवियस ईयर देख के पता लग जाएगा, नया क्या होगा उसके अंदर, उसी पैटर्न पे आना है। तो 80 में से 50 बच्चे तो जस्ट देखने के लिए चले जाते हैं, क्या पेपर भरा है इसलिए चले जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो जो 30 है एक्चुअल में वही 30 तैयारी करते हैं, और उस 30 में से 15 से 18 बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि वो 3 घंटे तुम्हें कैसे मैनेज करने हैं वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद पीएसयू रिड्यूस हो रहे हैं गेट के थ्रू, यस, लेकिन पीएसयू में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैं तुम्हें एग्जांपल्स बताऊंगा इसके। उसके बाद ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, 60+ नंबर लेने वाले फ्रेंड्स, 60+ नंबर लेने वाले। तुम बोलो सर 60 नंबर चाहिए तभी मेरा गेट में कुछ होगा, नहीं, आज के टाइम नहीं है, क्योंकि 60+ नंबर लेने वाले बच्चे ही नहीं है। कोई टाइम था 60+ नंबर लेने वाले बच्चों का जो परसेंटेज होता था वो 25 से 30% होता था। आज वो जो परसेंटेज है वो 5 से 10% से आगे बच्चे मार्क्स ही नहीं स्कोर कर पाते हैं। ये चीज तो तुम खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना कम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, उससे आइडिया लग जाएगा। उसके बाद 35 से कम लेने वालों बच्चों का जो परसेंटेज है वो है 60%। 60% बच्चे ऐसे हैं जिसके नंबर 35 से कम आते हैं। एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, अगर 35 से नीचे हो गया एनईटी वगैरह में एडमिशन हो जाएगी, लेकिन अच्छी ऑप्शन नहीं बनेगा। तो मेरे लिए जो सेव विंडो हो गया 35 से 60 नंबर का। तो अगर मेरे 35 से लेकर 60 के बीच में कहीं भी लाई करते हैं नंबर, एंड इफ आई एम फ्रॉम जनरल कैटेगरी, तो तुम्हारे लिए बड़ी अच्छी ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो बड़ी ट्रू है कि जितने मार्क्स तुम्हारे ज्यादा होंगे उतना तुम्हारे लिए ऑप्शन जो है वो कंपैरेटिवली बेटर रहेगा। इट्स वेरी सिंपल, उस चीज में कोई दो राय है ही नहीं। अब तुम बोलो सर मैं चाहे 40 नंबर ले लूं, 60 नंबर ले लूं, कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। जो तुम्हें अच्छी बेटर ऑप्शन मिलेगा ऑब्वियसली 60 नंबर के ऊपर मिलेगा, 40 के ऊपर नहीं मिलेगा। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? उसके बाद गेट का जो एग्जाम पैटर्न है, गेट का एग्जाम पैटर्न 65 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर होता है। तो एक क्वेश्चन के पीछे कितना टाइम दिया? 65 क्वेश्चन, 180 मिनट। कितना टाइम दिया एक क्वेश्चन के पीछे? रफली बोलो 3 मिनट।
इंडिया में गेट के अलावा इंजीनियरिंग के लिए कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसके अलावा जितने भी तुम इंजीनियरिंग के एग्जाम देखोगे सभी में एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम देते हैं। कोई मर्जी एग्जाम उठा लो, कोई मर्जी एग्जाम उठा लो, मैं तुम्हें बहुत सारे दिखाऊंगा आज में, ठीक है जी। उसके बाद 70 क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो तुम लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में पढ़ते हो। 70 नंबर का पार्ट टेक्निकल जो तुम्हारे ब्रांच रिलेटेड है। 15 नंबर का वो पार्ट जो तुम लोग 10th तक पढ़ के आए हो, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। 15 नंबर का वो पार्ट है जो तुम लोग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट 3 सेमेस्टर में पढ़ लेते हो। M1, M2, M3 पढ़ लेते हो ना? यस, पढ़ लेते हो। तो ये आ गया 15 नंबर का पार्ट। 3 टाइप ऑफ इसमें क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन, एक आंसर ठीक। मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर ठीक। एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप, फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू ऐड करनी है। और जो मोर देन 50% ऑफ दी जो क्वेश्चंस है वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक, जहां पे तुम्हें वैल्यू पुट करनी है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है नेट वाली कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं जॉब सेक्टर की, जो तुम लोग सभी सुनना चाहोगे। सर पैसा बताओ कैसे कैसे कमाना है, यही तो हमने करने के लिए बीटेक किया है। देखो इंडिया में 3 ही सेक्टर हैं जॉब के। कौन कौन से? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। सही है? बताओ सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? 1 नंबर का। सबसे कम पैसा किसमें है? प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। एक असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है फुल स्केल पे स्टार्टिंग में? कितनी होती है? रफली 70-75 हजार के आसपास, राइट? ठीक है जी, 70-75 हजार के आसपास होती है। तो 12/7 तकरीबन 9 लाख का पैकेज, राइट? एक असिस्टेंट इंजीनियर का। और एक जूनियर इंजीनियर का 6 लाख के आसपास, 45,000-50,000 के आसपास होती है सैलरी। पब्लिक सेक्टर में ये जो जॉब्स हैं ये स्टार्ट होती है 10 से लेके 18 के बीच में, वेरी करती हैं। अभी डिपेंड करता है वो कौन सी कैटेगरी का पब्लिक सेक्टर है, मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, कौन सा पब्लिक सेक्टर, राइट? तो 10 से 18, तो इट मींस कि पब्लिक सेक्टर की सैलरी तो गवर्नमेंट से ज्यादा है। एक चीज तो ट्रू है। बट अबाउट प्राइवेट, प्राइवेट कहां पे लाई करता है? ज्यादा में, कम में, किस में? हमेशा ज्यादा, हमेशा ज्यादा। यहीं पे बस मेन चीज है कि प्राइवेट के पास अगर मेरे को जाना है, किस स्टेज पे जाना है, प्राइवेट की क्या रिक्वायरमेंट है और प्राइवेट मेरे को पैसा कैसे देगा। प्राइवेट के साथ गवर्नमेंट में जब तुम सैलरी के लिए जा रहे हो, तुम सामने बैठ के उसके साथ बार्गेनिंग कर लोगे? सर कम है 6 लाख रुपए, 6 लाख में कैसे गुजारा होगा? कर लोगे बार्गेनिंग? कर लोगे? हाँ ना तो बोलो। पब्लिक सेक्टर वाले के साथ कर लोगे? प्राइवेट वाले के साथ कर लोगे? यस, कर सकते हैं। लेकिन किन कंडीशंस में करोगे? इस कंडीशंस में, सर मैं एक छोटे से गांव से आया हूं और मैं नोएडा में कैसे सरवाइव करूंगा, दिल्ली में कैसे सरवाइव करूंगा? आप तो मेरे को 30,000 की सैलरी दे रहे हो, सर बढ़ाओ पैसे। इन कंडीशंस में, इन कंडीशंस में फ्रेंड्स नहीं, कंडीशंस आर डिफरेंट। वही तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है कि वो क्या कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस पे प्राइवेट मेरे को पैसा देगा। फ्रेंड्स, प्राइवेट के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं तो क्लियरली बता रहा हूं। मैं प्राइवेट करता है इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता है कि आज मैं, वी आर द एडटेक कंपनी, वी आर द ऑनलाइन, वन ऑफ द वेरी डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हमें टीचर चाहिए, हमें हमारी कुछ डिफरेंट डोमेन्स, हमें टीचर चाहिए। अब अगर मेरे को कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो बोले सर मैं वहां पे खड़ के पढ़ाऊंगा और जबरदस्त पढ़ाऊंगा और देखना सर कैसे बच्चे आते हैं, लेकिन मेरे को सैलरी चाहिए सर 1.5 लाख, मैं रिस्क ले लूंगा। लेकिन ऐसे नहीं डायरेक्टली मैं रिस्क ले लूंगा, मैं उसका सारा प्रोफाइल चेक करूंगा कि बोलना ही है या इसका बाकी सारा बैकग्राउंड में क्या चीज आएगा प्रोफाइल में। भाई कहां से की है इसका क्वालिफिकेशन, कहां से इसकी क्वालिफिकेशन है। दूसरा चीज, मैंने गेट के लिए तैयारी करवानी है, इसने गेट का पेपर दिया भी है कभी। तीसरा, ये आजकल अगर पढ़ा रहा है तो किस चीज के लिए पढ़ा रहा है। अगर ये मेरे पैरामीटर चेक करने वाले जो हैं अगर मेरे फुलफिल हो जाते हैं तो मेरे को देने में कोई इशू नहीं है। बात आ रही कि नहीं आ रही है समझ में ये चीज? तो प्राइवेट को पैसा तुम्हें इन्हीं कंडीशन पे देगा अगर उसको लगेगा कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है और ये मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। और ये तो मैंने जस्ट एक सिंपल सी एग्जांपल दी है, ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दी है। ऐसी बहुत सारी डोमेन्स हैं और वो कौन कौन सी डोमेन्स है तुम्हें बताऊंगा कि आज इंडस्ट्रीज की नीड क्या है। तो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट। प्राइवेट में जितना तुम अर्ली एंटर करोगे ना उतना तुम्हें पैसा कम मिलेगा, एक चीज दिमाग में रखना। और जो मैं तुम्हें फैक्टर बताए हैं ना 2-3,
वही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो कैसे एक्वायर करने वही मैं तुम्हें बताऊंगा मैं। लेकिन पब्लिक एंट्री कैसे, प्राइवेट में कैसे, गवर्नमेंट में कैसे, वो सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइवेट, पब्लिक, गवर्नमेंट, 3 ये सेक्टर हैं गवर्नमेंट के। अब ये कुछ रिक्रूटमेंट्स हैं जो पब्लिक सेक्टर करता है इंजीनियर्स का। कितने पब्लिक सेक्टर इंडिया में रफली है अंदाजा? बहुत सारे चेहरे मेरे को दिख रहे हैं जो पिछली बार प्रेजेंटेशन में, सेम चीज बोल रहा हूं मैं, बहुत सारी। कितने पब्लिक सेक्टर है इंडिया में रफली? देयर आर 200, यहाँ जाओ, ये रही चेयर। देयर आर 250 प्लस पब्लिक सेक्टर इन इंडिया। 250 प्लस पब्लिक सेक्टर है इंडिया में, और जिसमें से 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। 100 प्लस पब्लिक सेक्टर ऐसे हैं जो इंजीनियर्स का रिक्रूटमेंट करते हैं। अब इनको पब्लिक सेक्टर को 2-3 कैटेगरी वाइज आप उसको डिवाइड कर सकते हो, क्लासीफाई कर सकते हो। ये कुछ एक पब्लिक सेक्टर मैंने लिखी है। क्लासिफिकेशन एक तरीका होता है महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास। महारत्ना, कितने महारत्ना इंडिया में? 14 महारत्ना पब्लिक सेक्टर्स हैं। जो लेटेस्ट रिसेंटली कौन सा बना है 14वां? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सुना नाम HAL का? क्या बनाता है? कौन सा? तेजस किसने बनाया यार? HAL ने बनाया। ऐसे पवन हंस, वो अलग पब्लिक सेक्टर, अभी इन्होंने डिवाइड कर दिया। ऑल्दो कि तेजस DRDO ने बनाया था स्टार्टिंग में। अर्जुन टैंक किसने बनाया? DRDO ने। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है, JEE लगते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं कुछ नाम बताना? B&R हो गया, और PWD हो गया, और पब्लिक हेल्थ हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, पंचायती राज हो गया, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, सैनिटेशन हो गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, है ना, जहां पे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। पब्लिक सेक्टर में जहां पे तुम्हारी जॉब लग सकती है, ये मैंने कुछ पब्लिक सेक्टर है। कुछ मेरे को तुम कॉमन सेंस से कुछ बता सकते हो कि दोनों के काम करने में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा सोच के कॉमन सेंस से कि दोनों में काम करने में क्या फर्क है। ये जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं ये पैसा कमा रही है, बिजनेस कर रहे हैं। ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? IOCL क्या कर रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप तेल डलवाते हो उसमें अपने 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, क्या कर रहा है IOCL? बिजनेस नहीं कर रहा तुम्हें लगता है? हाँ या ना भी नहीं बोल रहे हो यार। यस सर। बिजनेस कर रहा है कि नहीं कर रहा? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। ONGC क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। लेकिन PWD डिपार्टमेंट बिजनेस करता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट बिजनेस कर रहा है। हाँ या ना तो बोलो यार। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिजनेस कर रही है। दैट इज द रीजन वाई वहां पे सैलरीज कम है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम है सर्विस, सेवा करना। बोलते हैं ना पॉलिटिशियंस कि हमारा काम तो क्या है जी? आम जनता की सेवा करना है जी। तो हम पैसा कैसे कमा लेंगे आपसे? आम जनता से पैसा थोड़ा कमाना उन्होंने। अब तुम बोलोगे सर बिजली का भी बिल आता, पानी का बिल आता, यार इतना मिनिमम एक्सपेंसिव उनको मीट करनी है ना, लेकिन पैसा नहीं कमाते हैं। इनके टर्नओवर होते हैं। कभी आपने सुना इन स्टेट गवर्नमेंट के, इनके डिपार्टमेंट्स के टर्नओवर होते हैं? नहीं होते टर्नओवर, इनके टर्नओवर होते हैं। ये पैसा कमा रहे हैं, बिजनेस कमा रहे हैं, इसीलिए तुम्हें इसमें सैलरी पैकेजेस कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेंगे। आगे बात समझ में नहीं आ गई है, राइट? तो ये कुछ पब्लिक सेक्टर। अब पॉइंट मेन है कि सर इसमें अब एंट्री कैसे मिलेगी, ये बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सेक्टर में एंट्री कैसे मिलेगी? देखो, पब्लिक सेक्टर में एंट्री मिलेगी 2 तरीके से, विद एंड विदाउट गेट। 2 तरीके इसमें एंटर करने के। यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो तुम्हें पता लगेगी। देखो, जब भी कोई पब्लिक सेक्टर रिक्रूटमेंट करेगा इंजीनियर का, गस्टेड ऑफिसर का, या गवर्नमेंट में जब भी तुम्हारी कोई गस्टेड ऑफिसर की जॉब लगेगी या क्लास ए ऑफिसर की जॉब लगेगी, क्लास 1 ऑफिसर की, हमेशा वो 2 चीजें चेक करेगा। 2 चीजें चेक करेगा। पहला, तुम्हारा नॉलेज, दैट इज अ प्री रिक्विजिट। दूसरा, वो ये चेक करेगा कि क्या आर यू ए राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रॉब्लम बताई थी। रिपीट कर रहा हूं, 2 चीजें वो चेक करेगा, नॉलेज और दूसरा, आर यू राइट कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। नॉलेज चेक कैसे हो सकती है? नॉलेज चेक करने का एक और तरीका है। कैसे? रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू। इंटरव्यू से नॉलेज चेक हो सकती है? क्या 10-15 मिनट में मैं किसी की नॉलेज चेक कर सकता हूँ कि उसको सिविल इंजीनियरिंग की कितनी नॉलेज है? yes, नहीं हो सकती है। ओनली वो मे बी, क्योंकि इसमें एक लक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मे बी आपने मैंने आपसे उसी सब्जेक्ट में से पूछ लिया जो मे बी आपका फेवरेट था, मेरे को तो पता ही नहीं था। लक रोल प्ले करता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन रिटन में जब आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आने हैं, तो वो एक पैरामीटर है तुम्हारी नॉलेज चेक करने का।
अब मेरे को सोच के बताओ कि क्या गेट का ऑल इंडिया रैंक 1 एक अच्छा टीचर हो सकता है? हाय ना? यस सर, नो सर, कौन है बताइए, यस सर या नो सर? ये तो डिपेंड करेगा यार, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब यहां पे चेक करना पड़ेगा हमें उसका टीचिंग स्किल। बात आ गई सर? मैं टीचिंग स्किल टेस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा मैं टीचर का, या अकेले रिटर्न में जिसने नंबर हाईएस्ट ले लिया उसको टीचर बना दूं मैं? बोलो यार, ठीक है तरीका? ठीक है नहीं, मेरे को उसका टीचिंग स्किल टेस्ट करना है। अब टीचिंग स्किल में क्या क्या चीजें आएंगी, कैसे चेक कर सकता हूँ टीचिंग स्किल बताइए? डेमो क्लास लेके सर जाइए बोर्ड पे जाइए, 15 मिनट के एक टॉपिक पढ़ाइए। अब 15 मिनट के जब वो टॉपिक पढ़ाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें चेक हो जाएंगी, उसका कम्युनिकेशन, नॉलेज, नॉट नॉलेज, उसका कम्युनिकेशन, बोर्ड मैनेजमेंट, जेस्चर, पोस्चर, आई मैनेजमेंट, क्या प्रोसीजर उसने फॉलो करा है, अगर पीपीटी बनाया तो किस तरीके से पीपीटी बनाया, ये चीजें टीचिंग स्किल का पार्ट है। नाउ सिमिलरली जो महारत्न पब्लिक सेक्टर, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर, आईओसीएल, एचपीसीएल, सेल, इसमें जो रिक्रूटमेंट है वो प्योरली सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है। सेल्स एंड मार्केटिंग का जॉब है। वो पैकेज देती है तुम्हें 18 से 20 लाख का। अभी आईओसीएल का रिक्रूटमेंट आया 2-3 दिन पहले, 18.5 लाख का पैकेज है उसका। महारत्न पब्लिक सेक्टर है, सिविल की 62 वैकेंसीज उसके अंदर आई हैं। अब मेरे को सेल्स मार्केटिंग के लिए चाहिए, अब मेरे को फिर नेक्स्ट पैरामीटर जो असेसमेंट पैरामीटर्स है अकॉर्डिंगली रखने पड़ेंगे। उसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हैं, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, केस स्टडीज एंड इंटरव्यूज। ग्रुप डिस्कशन में मैं कुछ और टाइप का स्किल चेक करूंगा, ग्रुप टास्क में मैं कुछ और टाइप का स्किल चेक करूंगा, केस स्टडी से कुछ और टाइप ऑफ स्किल चेक होगा, इंटरव्यू से कुछ और टाइप ऑफ स्किल चेक होगा। इंटरव्यू तो फ्रेंड्स हर किसी में होता ही होता है, लेकिन यस देयर आर सम पब्लिक सेक्टर जिसमें इंटरव्यू नहीं होता। कोल इंडिया लिमिटेड इंटरव्यू नहीं लेता, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरव्यू नहीं लेता। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर अभी एक मैनेजर सिविल का पोस्ट आया है, 145 वैकेंसीज, नो डाउट उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा उसने। वैकेंसीज की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स। पैकेज 21 लाख का पैकेज है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, 21 लाख का। और जो तुम बेनिफिट सोचते हो गवर्नमेंट वाले ना, उससे कहीं ज्यादा है, ईमानदारी वाले हैं। समझ में आ रही बात है? तो पब्लिक सेक्टर में जब तुम एंट्री करोगे तो ये चीजें हैं। अब जब तुम विद गेट है तो तुम्हारा रिटर्न नहीं कंडक्ट करेगा, लेकिन जब वो विदाउट गेट अपना रिक्रूटमेंट कर रहा है वो अपना रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा? कि उसको नॉलेज तो चेक करना है ना उसने आपका, है ना? है ना? और नॉलेज भी वो उस टाइप से तरीके से चेक करेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट एग्जाम की। नाउ गेट इज फॉर हायर स्टडीज, गेट जॉब के लिए नहीं होता है। 2010 के बाद हुआ स्टार्ट ये गेट के थ्रू पब्लिक सेक्टर जॉब्स वगैरह, बाकी गवर्नमेंट जॉब्स, उससे पहले नहीं होता था। गेट एक्चुअली फॉर हायर स्टडीज, और हायर स्टडीज बीटेक के बाद जब तुम मास्टर्स डोमेन में जाते हो दैट इज रिसर्च। अब रिसर्च के लिए तुम्हारी बेसिक नॉलेज नहीं चेक होती है, तुम्हारी कंसेप्चुअल नॉलेज चेक होती है, जिसमें मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई गेट में तुम्हें वो एक क्वेश्चन के पीछे 3 मिनट का टाइम दे रहा है, और न्यूमेरिकल दे रहा है, और कैलकुलेटर भी अलाउड है उसके अंदर। लेकिन यहां पे जो मैंने यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, पहला रिटन एग्जामिनेशन, ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा है यहां पे? एग्जाम पैटर्न। अब ये टोटली डिफरेंट है गेट से। गेट में आएंगे 65 में से 55 प्लस न्यूमेरिकल्स, कैलकुलेटर अलाउड है, 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा पीएसयू जब अपना एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो दे रहा है तुम्हें एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम है, इतना सा टाइम तुम्हें वो दे रहा है। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में? तो अब यहां पे 70 to 80% क्वेश्चंस आते हैं थ्योरेटिकल, वन लाइनर क्वेश्चंस। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, पब्लिक सेक्टर का एग्जाम का जो लेवल है वो तुम्हारे स्टेट जेईई के एग्जाम्स को क्वालिफाई करने से कहीं ज्यादा आसान है। आप उठा के देखो प्रीवियस ईयर पेपर, अपनी स्टेट का जेईई का पेपर उठा के देखो और पब्लिक सेक्टर का पेपर उठा के देखो, किसी भी पीएसयू का, बहुत आसान है। तो अगर तुम अपनी स्टेट जेईई का तैयारी कर रहे हो तो इनको एग्जाम को जरूर टारगेट करो जो पब्लिक सेक्टर आते हैं विदाउट गेट के, क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ प्रिपरेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? स्टेट एग्जाम में बस एक सबसे बड़ा ट्रबल ये है, अनसर्टेनिटी। यहां पे पंजाब से बैठे हैं, चंडीगढ़ में बैठे हैं, हिमाचल से बैठे हैं, हरियाणा से बैठे हैं, जम्मू से बैठे हैं। मेरे को बताओ तुम्हारी स्टेट में अगली वैकेंसी कब आएगी? है कोई आंसर इसका? नहीं है। अब मेरे को पूछो सर पीएसयू में कब? हर साल आती है। एसएससी जी हर साल आते हैं, आरबी जी हर साल आते हैं।
चाहे तुम अपनी स्टेट की जॉब को टारगेट कर रहे हो, इन एग्जाम को जरूर टारगेट करो, क्योंकि बहाने से तुम्हारी तैयारी होती है। क्योंकि पहले तो तुम्हें तैयारी करने में टाइम लगता है। देखो सब्जेक्ट्स वही हैं जो तुमने कॉलेज में पढ़े, वही गेट में पढ़ने, वही एसएससी जेईई में पढ़ने, वही तुम्हारे स्टेट में पढ़ने हैं, वही पीएसयू में पढ़ने हैं, लेकिन जो टाइप ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर आता है उसमें जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। सिलेबस वही है सभी में। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बातें, राइट? तो अब जरूरी नहीं है कि जीडी जीटी केस स्टडी वो हर किसी में ले, ये डिपेंड करता है इंटरव्यू के लिए। नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, आईएसआरओ, डीआरडीओ, बीआरसी, ये 3 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हाँ है ना? इसमें जो जॉब होता है बीटेक का, वो होता है साइंटिस्ट का, राइट? अब मेरे को सोच के बताओ, अगर मेरे को साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट करना है, इसरो ने, डीआरडीओ और बीआरसी ने, तो क्या जीडी करवाने की रिक्वायरमेंट है? क्या ग्रुप डिस्कशन करवाने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, इंटरव्यू करवाऊंगा मैं। लेकिन अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा वो एचपीसीएल जैसे नहीं होंगे, आईओसीएल जैसे नहीं है, सेल जैसे नहीं है। मैं नहीं पूछूंगा उसको कि तूने इसरो को ज्वाइन करना है, डीआरडीओ को ज्वाइन करना है, नहीं पूछते फ्रेंड्स। वो तुम्हें सामने बोर्ड देंगे, बोर्ड पे चले जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय, लेट अस सपोज सीमेंट, फॉर एग्जांपल सीमेंट से स्टार्ट कर देंगे, या व्हाट डू यू मीन फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट डू यू मीन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। तुम्हें अगर वो 25 क्वेश्चन पूछेंगे ना, पहले 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो तुमने सुने होंगे, उसके बाद कोई क्वेश्चन तुमने सुना नहीं होगा, क्योंकि वो इसके बाद जो क्वेश्चन तुम्हें पूछेगा वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें वो ये चेक करेगा कि तुम्हारी जो कंसेप्चुअल नॉलेज है, तुम इस प्रॉब्लम पे अप्लाई कैसे करते हो। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिस्ट। यही है ना साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट, कि तुम अप्रोच कैसे लगाते हो। रिसर्च एक्यूमन क्या है, दिस इज द टर्म, रिसर्च एक्यूमन, वो तुम्हारा चेक करता है साइंटिस्ट की जॉब के लिए। बात आ रही कि नहीं आ रही सर में, राइट? तो ये है तुम्हारे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पीएसयू विद गेट एंड विदाउट गेट के। तो अगर तुम अपनी स्टेट जॉब टारगेट कर रहे हो, डू राइट दीज एग्जाम, ये एग्जाम तुम्हें लिखने चाहिए। नाउ हायर स्टडीज, अगर तुम्हें प्राइवेट में जाना है ना फ्रेंड्स, तो तुम्हें 2 चीजों के साथ एंट्री करनी है प्राइवेट में। पहली चीज है, एक चीज है दैट इज द ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। अगर तुम्हारी ब्रांड वैल्यू नहीं है फ्रेंड्स, पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा प्राइवेट। दूसरा, स्पेशलाइजेशन एंड स्किल, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हारे पास उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करते हुए स्किल नहीं है, अगेन तुम्हें वो पैसा नहीं देगा। तो ये दोनों चीजें एक्वायर करके ही प्राइवेट के पास जाना, पैसे की कोई कमी नहीं है, बिलीव मी। एंड दिस हायर स्टडीज इज द इजीएस्ट वे टू acquire these 2 skills. First one is the branding, brand value. Second one is the skill, specialization, जो उस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। ये तरीका है प्राइवेट में, और जल्दी मत करना है एंट्री करने का प्राइवेट में। ये चीजें एक्वायर करके जाओ पैसे की। फ्रेंड्स अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं, कोई कमी नहीं है। इंडिया में 3 तरीके हैं, बीटेक के बाद तुम 3 टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन में जा सकते हो। पहली है एमटेक, जो 2 साल का प्रोग्राम है, 12,400 रुपए पर मंथ का असिस्टेंटशिप है। दूसरी है एमएस एमटेक रिसर्च, 2 अगेन 3 साल का प्रोग्राम है, 12,400 की असिस्टेंटशिप है। और जो लास्ट है डायरेक्ट पीएचडी, 5 साल का प्रोग्राम है, जिसमें 38,000 से लेके 80,000 रुपीज का पर मंथ का असिस्टेंटशिप है। कोई मेरे को कॉमन सेंस सोच के बताओ, ये तुम्हें पैसा गवर्नमेंट क्यों दे रही है? बताइए। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मैं आंसर नहीं है किसी चीज का, क्यों दे रही है तुम्हें गवर्नमेंट? गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट नहीं दे रही है, एमएचआरडी दे रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दे रहा है, एमएचआरडी इशू करता है। ये एमएचआरडी के पास पैसा कहां से आ गया? कहां से आ रहा है पैसा? ये तुम्हें जो पैसा आता है वो रिसर्च का आता है। और रिसर्च का पैसा सर कहां से आ रहा है? जो मैंने तुम्हें बोला था ना, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इज रिसर्च। जो प्रोफेसर्स आईआईटीज में बैठे हैं, दे आर द एक्सपर्ट फॉर देयर डोमेन, स्ट्रक्चर के, जियोटेक के, एनवायरमेंट के, ट्रांसपोर्टेशन के, दे आर द एक्सपर्ट। इंडस्ट्री में जब भी कुछ नया करना है, इंडस्ट्री को कुछ भी नया करना है, या इंडस्ट्री में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, वो हमेशा अकेडमिशियन के पास जाएगा, हमेशा वो अकेडमिशियन के पास जाएगा, और वो जो प्रॉब्लम है उसका एक्सपर्ट ढूंढेगी। और उसका एक्सपर्ट इंडस्ट्री में नहीं बैठा फ्रेंड्स, उसका जो एक्सपर्ट है वो एकेडमिक्स में बैठा है, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज। दीज आर द ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम्हें ब्रांडिंग करनी है अपनी, सिर्फ यही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यही इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पे तुम्हें ब्रांडिंग हो सकती है। मैं बोल रहा हूं ब्रांडिंग और स्पेशलाइजेशन क्या इंपॉर्टेंट है सर, ब्रांडिंग या स्पेशलाइजेशन? आपने बोला सर एआई इज फ्यूचर, तो मैं अगर कहीं से भी एआई कर लूं
एमटेक में तो ठीक है, नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी ब्रांड वैल्यू, कि तुमने कहां से किया है, वो ज्यादा मैटर करता है फ्रेंड। तो ब्रांड वैल्यू इज द मेन थिंग। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें, राइट? तो ब्रांड वैल्यू इज द मेन थिंग, ब्रांडिंग। और उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन है। अब स्पेशलाइजेशन किन किन डोमेन्स में कर सकते हो वो मैं तुम्हें अभी दिखा रहा हूं मैं। और ऐसी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जहां पे तुम अपना इंटरेस्ट मैच कर सकते हो, जहां पे तुम अपना इंटरेस्ट मैच कर सकते हो। ये जो तुम्हें पैसा आ रहा है, जो मैंने तुम्हें बोला, इंडस्ट्री भागती है फिर एकेडमिशियंस के पास कि ये प्रॉब्लम आ गई जी, नया प्रोजेक्ट लगाना है, नया कुछ बनाना है। ये भी जो आपका उधमपुर और जम्मू और इसको श्रीनगर को कनेक्ट किया, कौन सा बना ब्रिज, कौन सा ब्रिज बना है वो? सिविल इंजीनियर हो यार तुम यार। जम्मू कश्मीर से कौन कौन है यहाँ पे? चिनाब ब्रिज। सोच के बताओ, उसका डिजाइन कहीं से कॉपी पेस्ट मारा होगा, जो कि इंडियंस को आदत है। कॉपी पेस्ट मारा होगा कहीं से, डिजाइन नहीं। डिजाइन तो समझते हो ना। अब उसके ऊपर उसके लिए कौन कौन से एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट रही होगी, स्ट्रक्चर के, जियोटेक के, सर्वे के, सभी तरह के एक्सपर्ट उसके लिए आए होंगे। इंडस्ट्री में नहीं है फ्रेंड्स एक्सपर्ट। इंडस्ट्री में तो बस एक चीज का प्रोडक्शन हो रही है, बन रही है एक चीज। तो अब उसके लिए जो जिन जिन लोगों ने उसके पीछे काम किया है वो प्रोफेसर्स होते हैं। मे बी इंडिया के कुछ आईटीज होंगे, आप गूगल करके देखना कि चिनाब ब्रिज में कि जो पूरा डिजाइनिंग पार्ट है, पूरा रिसर्च है, उसमें प्रोफेसर की लिस्ट निकाल के देखो, आपको निकाल के देगा। कुछ अब्रॉड के हैं, कुछ इंडियंस हैं। तो अब होता क्या है, जिस कंपनी ने वो बनाया है ना, उस कंपनी ने जब इसका काम स्टार्ट किया होगा, उसने पहले ढूंढे एक्सपर्ट और फिर अपना काम डिवाइड कर दिया और उसको दिया पैसा कि ये चीज आपने करनी, इसके लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं 50 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपए। अब वो जो 50 करोड़ उसको दिए, वो प्रोफेसर को नहीं जाते हैं, वो जाते हैं एमएचआरडी को। प्रोफेसर खुद काम करेगा उस प्रोजेक्ट में नहीं, उसके पास नहीं टाइम है, उसके पास ऐसे पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो काम करवा सकता है। काम करवाने वाले कौन है, करने वाले कौन है? तुम लोग जो वहां पे जाते हैं मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए। तो जो तुम्हें एमएचआरडी में पैसा गया वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि हर प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बातें? उसका एक परसेंटेज ऑफ जाता है प्रोफेसर को भी। अब सोच के बताओ, ये चिनाब ब्रिज बना है, इसमें फायदा किसका हुआ है? सोच लो 10 सेकंड के लिए, ये जो चिनाब ब्रिज बना है, मैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता हूं, ये चिनाब ब्रिज बना है, इसमें फायदा किसका हुआ है? सोच के देखो। उस प्रोफेसर का फायदा हुआ? क्यों नहीं हुआ? उसके रिज्यूमे में आ गया। जिन बच्चों ने उसमें प्रोजेक्ट में काम किया उसका फायदा हुआ? यस हुआ। उस कॉलेज का फायदा हुआ होगा? यस हुआ। उस इंडस्ट्री का फायदा हुआ जिसने बनाया? यस हुआ। उसको यूज कौन कर रहा है? आम पब्लिक, कोई भी यूज कर सकता है। किसका फायदा? इट मींस कि सबका फायदा। दिस इज सस्टेनेबल मॉडल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। E20 की हम बात कर रहे हैं आजकल। E20 बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी ने रिपोर्टर ने ना एक वहां पे वो चला गया, वहां पे जहां पे बन रहा है इथेनॉल, उसका वीडियो शूट कर दिया कि कितना नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। इतना एनवायरनमेंट का पोल्यूशन, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये लेके चलना पड़ता है किसी कंट्री। इंडिया में कोई पैसे की कमी है? कोई फ्रेंड्स कमी नहीं है। लेकिन पॉइंट ये कि सस्टेनेबल रखना जरूरी है चीजों को, कि डेवलपमेंट के नाम पे हम ऐसा ना कर दे कि बंदों का सांस लेना मुश्किल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? तो ये जो डोमेन है, ये हाई स्टडीज डोमेन है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू एंटर इनटू द प्राइवेट सेक्टर। इजीएस्ट वे, क्योंकि ये तुम्हारी ब्रांडिंग करेगा, ये तुम्हें स्पेशलाइजेशन देगा जो उस इंडस्ट्री की नीड है, और ये तुम्हें एक्सपोजर देगा। जो जिसका तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं दिखेगा, वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज लाएगा, तुम्हारे सोचने के नजरिए में चेंज लाएगा। तो हायर स्टडीज क्यों करनी है? ब्रांडिंग, ब्रांड वैल्यू। सबसे पहले नंबर पे मैंने यही लिखी है, ब्रांड वैल्यू। हायर स्टडीज में स्पेशलाइजेशन से ज्यादा मैटर करता है फ्रेंड्स, तुम कहां से कर रहे हो, ब्रांड वैल्यू। दूसरे नंबर पे स्पेशलाइजेशन, किस डोमेन में कर रहे हो। रिसर्च, इनोवेशन, नया करना, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स ऑब्वियसली डेवलप होंगी। हायर अर्निंग पोटेंशियल वो तो होगा ही होगा, बिकॉज यू विल बी द ऑड वन आउट, यू विल बी द ऑड वन आउट। और लास्ट इज योर एक्सपोजर, जिससे तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आएगा। तुम पेपर प्रेजेंट करने ले जाओगे अब्रॉड में, डिस्कशंस करोगे, प्रोफेसर्स को मिलोगे, उससे तुम्हें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। बात आ गई समझ में? ये हायर स्टडीज। अब कुछ हायर स्टडीज के मैं तुम्हें डोमेन बताता हूं
जिन डोमेन में सिविल इंजीनियर जा सकता है। देखो हायर स्टडीज डोमेन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है कोर डोमेन, एक है इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। कोर डोमेन कौन सी डोमेन होती है? जिसमें ओनली सिविल इंजीनियर कैन गो। स्ट्रक्चर के लिए एमटेक स्ट्रक्चर के लिए मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए मैकेनिकल अप्लाई कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकता है। हाय ना तो बोल दो यार। एनर्जी डोमेन के लिए अब मेरे को बताओ, एनर्जी एक डोमेन है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? कोई भी अप्लाई कर सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स। इंटरडिसिप्लिनरी वो डोमेन्स हैं जिसमें कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, और कोर ब्रांचेस वो हैं जिसमें ओनली सिविल इंजीनियर कैन अप्लाई। और ये कुछ एक मैंने लिखी है इसमें ओनली सिविल इंजीनियर कैन अप्लाई, और ये वो डोमेन्स हैं। एंड दिस इज अ फ्यूचर फ्रेंड्स इंटरडिसिप्लिनरी, और ये नीड आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज की है। नो डाउट स्ट्रक्चर वाले का प्लेसमेंट होता है, जियोटेक वाले का प्लेसमेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर तुम बात करो हाई सैलरी पैकेजेस की, वो मिलते हैं तुम्हें उन डोमेन्स में। कुछ डोमेन्स एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट। कहां पे है किसी को आइडिया कि मास्टर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट किस कॉलेज में है, किस आईटी में है? आईटी गुवाहाटी या खड़गपुर, दोनों में से अभी मैं क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, इन दोनों में से एक जगह पे है। मेरे को कॉलेज में एक बच्चे से बात हुई थी, हिमाचल में था, जैसे इन्होंने हाथ खड़ा किया था उसने भी हाथ किया था। मैंने इनसे पूछा नहीं कि ऐसा क्या करना चाहते हो, उससे मैंने पूछा क्या करना चाहता हूँ। मैं मतलब आई वाज शॉक्ड, उसने बोला कि सर ये प्रॉब्लम्स जो हो रही है हिमाचल में, और मेरे को मास्टर्स करना है डिजास्टर मैनेजमेंट में। रिमोट सेंसिंग जीएस, अर्बन प्लानिंग, एनर्जी सिस्टम, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, डेटा साइंस, एआई, ओआर, स्मार्ट सिटीज, मटेरियल साइंस, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन्स है फ्रेंड्स। और ये किसी ना किसी आईटी में, एनआईटी में कहीं ना कहीं पे ये चीज अवेलेबल है इन डोमेन्स के लिए। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में? ये तो ये कुछ एक लिखी है मैंने, इसके अलावा और बहुत सारी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, आज से 2 साल पहले आईटी कानपुर में स्टार्ट हुआ है ड्रोन टेक्नोलॉजी का नया कोर्स। एक नया गेट का पेपर इस बार स्टार्ट हुआ है, गेट इन रोबोटिक्स एंड कैड कैम। पिछले साल एक नया गेट का पेपर स्टार्ट हुआ था, गेट विद एनर्जी साइंस। 2021 पता नहीं 22 में गेट इन एनवायरमेंटल साइंस नया स्टार्ट हुआ था। अब मेरे को सोच के बताओ ये नया क्यों हो रहा है स्टार्ट? आईटी से नए नए कोर्सेज, नए नए गेट पेपर क्यों स्टार्ट कर रही है? सोच के बताओ कॉमन सेंस से, क्यों हो रही है? इट मीन्स कि दैट इज अ नीड ऑफ द रियल वर्ल्ड, दैट इज अ नीड ऑफ द इंडस्ट्रीज। वही एक रीजन है, दैट इज अ नीड। समझ में आ गई नहीं आ गई बातें? तो दैट इज अ नीड। तो कुछ भी नया हो रहा है, इट मीन्स कि दैट इज द फ्यूचर। आईटीज को कोई सिट्टे भरने की कंपल्शन है? पैसा कमाने के लिए आईटीज, आईएम्स, एम्स, क्या ये पैसा कमाने के लिए है? नहीं फ्रेंड्स, ये सोल्यूशन के लिए है। और इन तीनों पिलर्स को अगर तुम हटा दोगे, खत्म हो जाएगा कंट्री। ये आईटीज, आईएम्स, एम्स, तीनों डिफरेंट डोमेन्स हैं, और तीनों ही अब आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है इस कंट्री के लिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? सो दिस इज अ इंटरडिसिप्लिनरी डोमेन वेयर यू कैन गो। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इन ईच एंड एवरी आईटीज, एनआईटीज, देयर आर टेक्नो मैनेजरियल कोर्स। बस यार बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ यार। तुम्हें लगता है कि मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा? सोच के देखना 1 मिनट के लिए, तुम्हें लगता है ना मेरे को डिस्टर्बेंस हो रहा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड पे, चाहे मैं जितना मर्जी कॉन्फिडेंट बोलूं, दिमाग में फैक्टर आ जाता है। प्लीज यार बैठ जाओ, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं मैं। कोई रीजन से पानी तो मेरे को पीने, मेरे को प्यास लगी होनी चाहिए शायद। तो टेक्नो मैनेजरियल, ईच एंड एवरी आईटीज, एनआईटीज हैविंग द टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज वेयर ओनली इंजीनियर्स कैन गो। अगर आप एमबीए के थ्रू मैनेजमेंट कोर्सेज में जाते हो तो क्या स्पेशलाइजेशन होती है? किस स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए कर सकते हैं? बताओ कुछ नाम, बोलो कुछ नाम यार। वो तुम्हारी कॉलेज की बाद में देख लेना। मेरे को देख लो, मैं आया हूं आज यार। तो टेक्नो मैनेजरियल मैनेजमेंट, नॉर्मली तुमने कोर्स सुने हैं एचआर में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, लेकिन जब तुम आईटीज, एनआईटी से टेक्नो मैनेजरियल कोर्सेज करते हो, वो इंजीनियरिंग रिलेटेड होते हैं। दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट,
और प्लेसमेंट्स की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी होती हैं प्लेसमेंट्स वहां पे। उसके बाद फॉरेन की बात करें, देयर आर 4 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड अंडर 100 रैंक, 100 के नीचे नीचे रैंक है इनका, और ये गेट के थ्रू मास्टर्स में एडमिशन लेते हैं। इसमें से 2 की रैंकिंग गलत लिखी हुई है, एक का 8 है, एक का 12 है, फिर एक आ गया 22, फिर एक आ गया आपका 8, 12, 22, 105, ये है। 2 यूनिवर्सिटी सिंगापुर की है। सिंगापुर कब आजाद हुआ था, कब इंडिपेंडेंस मिली थी सिंगापुर को? 1965 आई थिंक, शायद 65 या 67। देखो कितना ग्रो कर गया। 2 यूनिवर्सिटीज इसकी, एक 8 रैंक, एक 12 रैंक है। वर्ल्ड रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं, QS रैंकिंग की बात कर रहा हूं मैं। और यहां पे तुम गेट के थ्रू जा सकते हो। उसके बाद यूरोप में RWTH एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक। टेक्निकल यूनिवर्सिटी यूरोप में बहुत सारी, जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी जिसको टेक्निकल यूनिवर्सिटीज बोलते हैं। जैसे इंडिया में IITs है, वहां पे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है। ऐसी म्यूनिक की जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसमें गेट के थ्रू आप एंट्री कर सकते हो। और एक अगर आपने जर्मनी में अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो एक नया एग्जाम स्टार्ट हुआ है, DMAT का एक नया एग्जाम स्टार्ट हुआ है, वो कंपलसरी है अगर आपको देने जाना है जर्मनी में मास्टर्स के लिए। और अब ट्रबल ये आता है कि जब हम अब्रॉड की बात करते हैं तो आ जाता है पैसा दिमाग में, सर पैसा बहुत खर्च हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, इंडिया में मास्टर्स में एडमिशन करनी है तो हमारा कोई मैटर नहीं करता कि तुमने बीटेक में कितने मार्क्स आए, नोट और परसेंटेज मैटर करती है। MS और डायरेक्ट PhD प्रोग्राम में तुम्हारा CGPA मैटर नहीं करता, तुम्हारा बीटेक प्रोजेक्ट मैटर नहीं करता, तुम्हारी इंटर्नशिप मैटर नहीं करती है एमटेक में एडमिशन में। लेकिन फ्रेंड्स, अब्रॉड में ऐसा नहीं है। अब्रॉड में अगर तुमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है या डायरेक्ट PhD आफ्टर बीटेक के लिए अप्लाई करना है तो तुम्हारा प्रोफाइल मैटर करता है। अब प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आती है? सबसे पहली चीज तुम्हारा बीटेक का CGPA, दूसरे नंबर पे तुम्हारा बीटेक का प्रोजेक्ट, तीसरे नंबर पे बीटेक की तुम्हारा इंटर्नशिप्स, चौथे नंबर पे तुमने बीटेक के दौरान तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर या नो करिकुलर एक्टिविटी जो भी आपने किया है वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा तुमने कोई पेपर प्रेजेंट किया, कोई जर्नल लिखा या कुछ भी आपने किया है, कुछ भी आपने अटेंड किए सेमिनार्स वगैरह, ये तुम्हारा प्रोफाइल क्रिएट होता है। और ये जो तुम्हारा प्रोफाइल है इसमें यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि जो तुमने प्रोजेक्ट किया है, जो इंटर्नशिप्स करी है या कोई पेपर प्रेजेंट किया है वो एक डोमेन का होना चाहिए। लेट अस सपोज एनर्जी, लेट अस सपोज स्ट्रक्चर, लेट अस सपोज जियोटेक, लेट अस सपोज एनवायरमेंट। तो यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है और तुम्हारा प्रोफाइल किसी ना किसी प्रोफेसर के रिक्वायरमेंट से मैच होना जरूरी है। इंडिया में जो एडमिशन है मास्टर्स PhD का वो IIT करती है। अब्रॉड में मास्टर्स PhD का एडमिशन प्रोफेसर यस बोलता है, कॉलेज नहीं करता है। क्योंकि प्रोफेसर तुम्हें अपने काम के लिए बुला रहा है, प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें से तुम्हें वो फंडिंग देगा। तो कॉलेज की नीड नहीं है, प्रोफेसर की नीड है। तो तुम्हें प्रोफाइल, जो भी अब्रॉड जाना चाहता है, प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब तुम अप्लाई करते हो तो तुम्हें यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, प्रोफेसर शॉर्टलिस्टिंग, तुम्हारा SOPs, कवर लेटर्स, मोटिवेशन लेटर्स, और तुम प्रोफेसर को क्या मेल कर रहे हो, क्या रिप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यूज प्रोफेसर के साथ जो होती है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और मास्टर्स के लिए तो यस खर्चा होता है, बट देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल जिसमें तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होता है। लेट मी टेक वन एग्जांपल आउट ऑफ दैट। आप में से किसी ने इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में सुना है? ड्रीम होता है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि तुम अब्रॉड जा सकते हो पढ़ने के लिए, डेवलप्ड कंट्री में जा सकते हो, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा, आना जाना, रहना, खाना पीना, पढ़ाई का सारा खर्चा फ्री है। जाना नहीं चाहोगे तुम लोग? जाना चाहोगे नहीं चाहोगे? कोई भी जाना चाहेगा, लेकिन पता ही नहीं है। ये इंस्टा की दुनिया से बाहर ही नहीं निकलते हम लोग, लाइक और शेयरिंग की दुनिया से बाहर ही नहीं निकल रहे हम लोग। इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप के बारे में सुना किसी ने? पूरे यूरोप में दिस इज अ जॉइंट मास्टर्स प्रोग्राम। बेसिकली पूरे यूरोप में आप 3 यूनिवर्सिटीज में जॉइंट मास्टर्स करते हो और ये फुल्ली फंडेड है। कोई तुम्हारा खर्चा नहीं होता, आना जाना, रहना, खाना पीना, कोई तुमने पेपर प्रेजेंट के लिए जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, सब कुछ फ्री है, सब कुछ फ्री है। अभी जापान के लिए भी हमने एक वीडियो डाला था, मेरे को याद नहीं आ रहा स्कॉलरशिप का नाम, वो थोड़ा नाम भी ऐसा है उसका जापान का। ये सारी इंफॉर्मेशन हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं, सारी इंफॉर्मेशन डलती है, सारी चीजें। तो अब्रॉड अगर तुम टारगेट कर रहे हो तो प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करना है तो इसके बाद देखते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
मैं बहुत दिनों सोच रहा था कि यार बच्चों को ऐसी क्या मोटिवेशन दी जाए कि तुम लोग गेट का एग्जाम दो, खास करके कॉलेज रहते रहते। मेरे को फिर एक दिन ये दिमाग में आ गया, पढ़ना ही मैंने क्या लिखा हुआ बॉक्स में नीचे, दिस इज द ओनली एग्जाम यू कैन राइट 2 टाइम बिफोर गेटिंग पास आउट। ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, मतलब समझ में आया? गेट देने का कोई एज लिमिट नहीं होता, गेट देने का कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट का लिमिट नहीं होता। दिस इज द ओनली एग्जाम यू कैन राइट, पास आउट होने से पहले पहले कॉलेज रहते रहते 2 बार दे सकते हो। इसके अलावा अगर तुमने कोई भी एग्जाम देना हो, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई, पब्लिक सेक्टर, सभी में तुम्हें डिग्री चाहिए हाथ में, पास आउट होना जरूरी है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में? तो 3rd ईयर में 50 नंबर का तैयार करके जाओ, कोई नहीं बोल रहा तुम्हें 100 नंबर का तैयार करके जाओ, 80 नंबर का तैयार करके जाओ, 50 का तैयार करके जाओ, चेक करो, सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ के जाओ तुम्हारे कॉलेज के साथ जो मैच कर रहे हैं, डोंट डू एडिशनल। लेकिन प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिचुअल मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिचुअल मेंटेन करना ही बहुत डिफिकल्ट है। अगर कोई बोल दे ना तुम्हें दिल्ली जाते जाते कॉलेज जाते जाते मंदिर होके जाना है, ये रिचुअल है तो तुम्हारा अच्छा होगा। ये भी कुछ ऐसी चीज है कि डेली तुमने फिक्स कर लिया अपना 2 घंटे का स्लॉट या 3 घंटे का स्लॉट या 4 घंटे का स्लॉट, डिपेंड करता है तुम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर किसमें हो। सेकंड ईयर में बिलीव मी फ्रेंड्स, 2 घंटे इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जामिनेशन। करना क्या है, बड़ा सिंपल, जो तुम्हारा कॉलेज में सब्जेक्ट चल रहा है उसको ढंग से पढ़ लो और एक प्रीवियस ईयर बुक मार्केट से मंगवा लो और उसके क्वेश्चंस लगा लो, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है गेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और कॉलेज के रहते रहते पैरेलल मैनेज करना बहुत आसान है, क्योंकि तुम उस फ्लो में हो, तुम उस मोमेंटम में हो कि नहीं हो? ये बहुत बड़ी एडवांटेज है। जैसे तुम बीटेक पास आउट हो जाओगे तो वो जो मैंने प्रेशर वाली बात की थी ना, सोसाइटी पीयर प्रेशर, वो आना स्टार्ट हो जाता है। क्या कर रहे हो आजकल? आंसर नहीं होता है इसका, आंसर नहीं होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? चाहे तुमने अपनी स्टेट जेई का एग्जाम टारगेट कर रहे हो, चाहे पीएसयू विदाउट गेट टारगेट कर रहे हो, जो भी टारगेट कर रहे हो, फ्रेंड इस एग्जाम को जरूर लिखो, तैयारी करके दो, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि कॉलेज रहते रहते तुम कर सकते हो, और कॉलेज पास आउट होने से पहले तुम लोग बहुत अच्छी चीज हाथ में लेके पास आउट हो सकते हो, क्योंकि इसका एडमिशन साइकिल जुलाई अगस्त के आसपास क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आगे की बात समझ नहीं आई है, राइट? तो ये बहुत बड़ी एडवांटेज है जो मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा एक मोटिवेशन का पॉइंट हो सकता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट को क्यों इस एग्जाम को लिखे। गेट में 65 में से 55 प्लस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, मेरे को कैसे पता चला? गेट में 65 में से 55 प्लस क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, मेरे को कैसे पता चला? गेट में एनवायरमेंट और सॉइल का मिला के 25 नंबर का आता है, मेरे को कैसे पता चला? कहां से पता चल गया मेरे को? प्रीवियस ईयर पेपर से। जब भी तुम कोई एग्जाम टारगेट करो, सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करना जरूरी है कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस सब्जेक्ट्स में से ज्यादा आते हैं, प्रायोरिटाइज कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। लॉजिक है? बिल्कुल है। तो नोट्स अकॉर्डिंगली बनाओ। भाई गेट में जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही नहीं तो क्यों तुम अपनी कॉपियां भरने लगे हो थ्योरी कर करके? शॉर्ट में बनाओ, ओनली फॉर्मूला लिखो, वहां पे मत बनाओ डिटेल में, नहीं रिक्वायरमेंट है। तो प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, नॉट ओनली फॉर गेट, फॉर एनी एग्जाम। फिर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली करो, शॉर्ट नोट्स अकॉर्डिंगली बनाओ, प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, रेलेवेंट क्वेश्चंस जो उस एग्जाम के लिए। अब तुम तैयारी कर रहे हो, गेट की क्वेश्चन लगा रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, जेईई की क्वेश्चन लगा रहे हो, गेट के कोई लॉजिक है नहीं लॉजिक। तो जिस टाइप का प्रिपरेशन है, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे तुम अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। और टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। टेस्ट लगाना इसलिए जरूरी है, टेस्ट का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है, लोग इसको गलत लिखते हैं। टेस्ट से क्या है? टेस्ट से तुम्हें तुम्हारी मिस्टेक्स का पता चलता है। दिस इज द ओनली थिंग, इससे ज्यादा सोचना भी मत। टेस्ट से तुम्हारी मिस्टेक्स का पता चल रहा है। तुमने पूरा तैयार कर लिया गेट का, तुमने 3 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट जो मैंने बोला, सोम, ये चारों सब्जेक्ट छोड़ दिए तुमने 80 नंबर का तैयार करके लिया और तुम्हारे 55 नंबर आ गए। तो तुम 100 में से थोड़ा ना 55 नंबर का एनालिसिस करोगे, तुम 80 में से 55 नंबर का एनालिसिस करोगे। बात आ रही कि नहीं आ रही? समझ में ये आ रही है कि नहीं आ रही है? तो टेस्ट का पर्पस है एनालिसिस करना। एनालिसिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे 3 प्लेटफॉर्म है,
फर्स्ट वन इज इंजीनियर्स करियर पॉइंट, दिस वाज स्टार्टेड इन 2011, 2011 में हमने स्टार्ट किया था। चंडीगढ़ बेस्ड है, सेक्टर 34 में हम लोग बेस्ड है। तो 2011 से लेके 2016 तक 16 साल के अंदर हमने बहुत बच्चा यहाँ पे आया है। सीसीटी से अभी फाइनल ईयर के भी बच्चे आ रहे हैं वहां पे तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह का। कुछ बच्चे तो फर्स्ट ईयर से ही आगे थे तैयारी करने के लिए, पास आउट होके भी आते हैं, जेई लगते हैं, गेट में जाते हैं, पब्लिक सेक्टर जाते हैं, पूरा रिकॉर्ड है उनका मेरे पास। और जिसका भी सिलेक्शन होता है उनके साथ हम इंटरेक्शन कर करके यूट्यूब पे डालते हैं। तो 2011 में हमने स्टार्ट किया था ईसीपी। योरपीडिया वो स्टार्टेड इन 2017 में। ईसीपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर इन रीजन्स को कैटर करता है। योरपीडिया पूरे इंडिया में प्रेजेंस रखता है, पूरे इंडिया में प्रेजेंस रखता है। और पूरे इंडिया के लेवल पे जितने भी एग्जाम्स आते हैं, अगर आप इस चैनल को ओपन करोगे ना, इसके अलावा कोई मर्जी चैनल ओपन कर लेना, तुम्हें क्लियरली जो ऊपर बैनर लगा होगा ना, उसी में डिफरेंस पता लग जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि शायद हमारे अलावा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो कूपन कोड की बात नहीं करता। दिवाली, दशहरा, राखी आ गया, ये फेस्टिवल आ गया, इतना कोड, ये लगा लो, इतना डिस्काउंट। यार तुम एजुकेशन की बात कर रहे हो या तुम लोग बेचने में लगे हुए हो? नो डाउट ये बिजनेस है, वी आर ऑल्सो डूइंग बिजनेस, लेकिन नॉट ऑन द कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। उसको नहीं हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। और ये बेचना, ये क्लियरली दिख जाती है मार्केटिंग स्टंट्स है। वी हैव नेवर डन दैट एंड वी विल नेवर डू दिस थिंग। हर किसी के ऊपर बैनर में लगा होता है राखी फेस्टिवल कूपन कोड, 15 अगस्त कूपन कोड, ये वो हमने कभी नहीं आज तक यूज किए। एंड दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमने 2017 स्टार्ट किया, चंडीगढ़ में किसी टाइम पे अराउंड 12 से 15 इंस्टीट्यूट होते थे। इस टाइम पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, सब बंद हो गए हैं। कोविड वॉज द रीजन जिसने हमें सर्वाइवल दिया है। वी गोट 400% ग्रोथ ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, क्योंकि हमने ऐसी ऐसी चीजें स्टार्ट कर रखी है उससे पहले जो है नहीं था कंप्यूटर। किसी ने नहीं सोचा था कि ग्रुप डिस्कशन को ऑनलाइन भी तैयारी की जा सकती है जूम के थ्रू, ग्रुप टास्क को जूम के थ्रू भी तैयार किया जा सकता है, इंटरव्यू को जूम के थ्रू भी तैयारी की जा सकती है। सब्जेक्ट तो पढ़ाना कंपल्सरी हो ही गया था, वो तो नेसेसिटी थी। जब सब बंद हो गया, हर किसी का ऑनलाइन चला सिस्टम, चाहे स्कूल लगा लो चाहे कॉलेज लगा लो, वो तो नेसेसिटी थी। लेकिन ग्रुप डिस्कशन का तैयारी ऑनलाइन। इस टाइम पे प्राउडली सेइंग, नॉट ओवर कॉन्फिडेंट, योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू ऑफ पब्लिक सेक्टर्स। सब यही तैयारी करते हैं, सब यही तैयारी करते हैं, कोई मर्जी आ रहा है पब्लिक सेक्टर का। और इंडिविजुअली पब्लिक सेक्टर वाइज तैयारी करवाने के लिए दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो करवाता है इंडिविजुअली। सर महीने में अभी HCL का आया 28 जुलाई को, और उसका एग्जाम वो आया नोटिफिकेशन, उसी दिन उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 5 सितंबर को पेपर है, 1 महीने का टाइम दिया। वी स्टार्टेड द मॉड्यूल फॉर दैट और प्रिपरेशन करवाई। ऐसे बहुत एग्जाम है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बहुत एग्जाम आते हैं। इस टाइम पे जेई ऑपरेशंस निकला हुआ है, ATC का एक पोस्ट आता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का, जिसमें सारे इंजीनियर्स एलिजिबल होते हैं। फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर गेट के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का। पिछले साल गेट के थ्रू एयरपोर्ट अथॉरिटी में रिकॉर्ड 975 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया। नो डाउट उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की थी 450 के आसपास, सिविल की 100 के आसपास थी, कंप्यूटर साइंस की 200 के आसपास थी। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। ये दिमाग से निकाल दो कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन तुम्हें फ्रेंड्स कंपीट करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। क्यों अल्टरनेट? मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। एक चीज याद रखना, जिंदगी में अगर अच्छी चीज चाहते हो ना, तो तुम्हें कंपीट करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है अगर कोई जिंदगी में आसानी से मिल जाए ना, वो अच्छी नहीं है। ये मेरा मानना है, रिपीट कर रहा हूं, अगर जिंदगी में कोई चीज तुम्हें आसानी से मिल रही है ना, वो अच्छी नहीं है। और अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज चाहिए, उसके लिए मेहनत लगेगी, एफर्ट लगेगा। आगे की बात समझे। देन दिस योरपीडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म अब्रॉड रिलेटेड वो स्टार्टेड इन 2021। डायरेक्ट PhD आफ्टर बीटेक, फुल्ली फंडेड। कोई नहीं है जो पूरे इंडिया में बात करता हो। मास्टर्स के बाद PhD मेरे को अब्रॉड जाना, फुल्ली फंडेड, कोई नहीं है जो पूरे इंडिया में बात करता हो। PhD के बाद पोस्ट डॉक के लिए पूरे इंडिया में कोई नहीं है जो हमारे अलावा बात करता है। MS वाले तो बोलते हैं, लेकिन MS वाले भी जो अदर प्लेटफॉर्म है वो बात करते हैं, टाइप्स वाले हैं। कैम्ब्रिज में भी हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, सिलेक्शन हुए मास्टर्स के लिए। आई थिंक क्या हुआ, रैंकिंग 6 है शायद उसकी। ये NTU का तो आपको पता ही नहीं, जिसकी 8 और 12 रैंकिंग है, इसमें तो पता नहीं कितनी सिलेक्शंस हैं। और सभी के साथ इंटरेक्शन का वीडियो डाला हुआ हमने यूट्यूब के ऊपर। अगर आप चाहते हो ना, अगर आपको इंटरेस्ट बनता है कि मेरे को NTU जाना है, NUS जाना है, कैम्ब्रिज जाना है, ये जाना है, वो यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी में सिलेक्शंस हैं। और उन हर किसी के साथ इंटरेक्शन करके हमने यूट्यूब पे डाले हुए हैं। इरास्मस की स्कॉलरशिप्स के अटेंड इसमें सिलेक्शंस हैं कि अगर आपको जानना है पूरा प्रोसेस, ये तो मैंने 1 मिनट में बोल दिया इरास्मस ये होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या चीजें हैं वो तो वही बता सकते हैं ना जिसने वो प्रोसीजर फॉलो किया है, या मेंटर्स बता सकते हैं।
सो वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। अगर आपका मन बनता है किसी का अब्रॉड रिलेटेड, गेट रिलेटेड प्रिपरेशन या स्टेट जेईई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम देयर, आप आ सकते हैं वहां पे। उसके बाद ये कुछ सिलेक्शन है, जैसे पंजाब में अभी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर में बहुत सिलेक्शन हुई, ये रिकॉर्ड सिलेक्शन थी, 17 में से 11 सिलेक्शन हमारी थी। उसके बाद पंजाब में जेईई, इसमें से कुछ बच्चे आपके कॉलेज के हैं। ये लड़का तुम्हारे कॉलेज का सिमरन है, तुम्हारा सीनियर है सिविल ब्रांच का, और शायद इन दोनों में से एक भी तुम्हारी कॉलेज का है। फिर हिमाचल में असिस्टेंट इंजीनियर की, हरियाणा में असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर आईटी प्रिंसिपल असिस्टेंट इंजीनियर की, हरियाणा में लेक्चरर की, जम्मू कश्मीर में एई की, जम्मू कश्मीर में जेई की, उत्तर प्रदेश, बिहार एसजेवीएन जो आपका हिमाचल का स्टेट पब्लिक सेक्टर है, इसकी सिलेक्शन, एचपीसीएल की रिकॉर्ड सिलेक्शन, इन सभी के साथ इंटरेक्शन कर करके, मतलब मेरे को लगा 50-60% ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता इंटरेक्शन करने में, तो 50-60% ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर करके यूट्यूब पे डाले हुए हैं। उनकी जर्नी को सुनो, तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। आज जो मैं तुम्हें चीजें बताता हूँ, इससे आधी से ज्यादा चीजें तो मेरे को बच्चों ने बताई हुई है कि सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, इस तरीके से है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आईटी बॉम्बे में अगर तुम एमएस प्रोग्राम में जाते हो, 12,400 रुपए तुम्हें एमएचआरडी स्कॉलरशिप देता है। इसके अलावा प्रोफेसर तुम्हें 30,000 रुपए अलग से असिस्टेंटशिप देता है, अलग से। पीएचडी से भी ज्यादा एमएस में मिल रही है असिस्टेंटशिप। लेकिन बस ट्रबल ये है, मेन थिंग इज कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज के टाइम पे इस दुनिया में, बिलीव मी, नॉट दुनिया, इंडिया के अंदर मेरे को लगता है हम लोग स्टूडेंट से डील करते हैं, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर इन द कंफर्ट जोन। और ये तुम एडवांटेज उठा सकते हो, क्योंकि अगर तुम सारे कंफर्ट जोन में, अगर थोड़ा सा कोई मेहनत कर लेगा, अच्छा करियर बना जाएगा, अच्छा करियर बना जाएगा। बस वो मेहनत करने वाली बात है। अब वो क्लिक करने वाली बात है, किसी का साल में क्लिक करेगा, किसी का 2 साल लगेंगे, किसी का 3 साल लगेंगे, लेकिन अगले आज तुम सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर हो, किस भी ईयर में हो, आज से अगले तुम 3 से 4 साल प्लान कर लो, मेरे को करना क्या है। एक लास्ट एग्जांपल देके इसको वाइंड अप कर रहे हैं। एक यूआईटी का स्टूडेंट था, मैकेनिकल का, 2016 में आया था हमारे साथ गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। वो कुछ 8-10 बच्चों का इकट्ठे ग्रुप आया, उसमें से 5 बच्चों का पहली बार में पीएसयू हो गया, पब्लिक सेक्टर में चले गए। उस टाइम कुछ 13-14 लाख का पैकेज होता है पब्लिक सेक्टर का। वो स्टूडेंट सबसे कैपेबल था, उसका इंटरेक्शन यूट्यूब पे डला हुआ, उस बच्चे के साथ इंटरेक्शन करके, मैं नाम बताता हूँ, मैं रिकॉल कर रहा हूँ नाम। उसके बाद अगले साल वो फिर बैठ गया, सर मेरे को पीएसयू जाना है, मेरे फ्रेंड्स चले गए, मैं कैपेबल था, नहीं हुआ। अगले साल फिर बैठ गया गेट की तैयारी करने के लिए, मार्क्स नहीं आए, नहीं हुआ। फिर बैठ गया अगले साल गेट की तैयारी करने के लिए, क्योंकि जिसने टारगेट लिया होगा मेरे को जाना वहां पे है, जिस दिन उसको मिल जाएगा उसके बाद कौन पूछने वाला है तुमने साल लगाया, 2 साल लगाया, कोई मैटर नहीं करता है। अगले साल फिर किया, तीसरी बार फिर से गेट का एग्जाम दिया, फिर नहीं उसका अच्छा हुआ। हमने उसको पुश किया, तो भाई चला जा हायर स्टडीज के लिए। एंड इफ यू आस्क मी सर विच इज बेटर, जॉब और हायर स्टडीज, ऑलवेज द हायर स्टडीज, क्योंकि ब्रांडिंग करने का मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा जिंदगी में। तो आईटी बॉम्बे में वो एमएस करने गया एनर्जी में 3 साल के लिए। वहां से उसका प्लेसमेंट हुआ किसी इंडिया की प्राइवेट कंपनी में, तकरीबन 22 से 25 लाख का पैकेज था उसका। करते 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 आज वो यूएसए में है, एनवीडिया कंपनी में है, और उसका जो पैकेज है $20,000 पर मंथ है। उसके साथ इंटरेक्शन बढ़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल पे। अब सोचो उसके साथ के जो पीएसयू वाले ना 25-30 लाख पे पहुंचे हैं, इसकी मंथली सैलरी है। एनवीडिया जानते हो ना, इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा उसका टर्नओवर है एनवीडिया का। और मैं बार बार बोल रहा हूं, एनर्जी इज फ्यूचर, एनर्जी फ्यूचर है। कैसे फ्यूचर है? एआई फ्यूचर है, हाँ है ना? बोलो यार, तुम एक चैट जीपीटी पे सर्च करते हो, तुम्हें पता है इसके पीछे कितना पानी वेस्ट हो रहा है? बोले हाँ, पानी पानी कैसे आ गया सर? ठंडा नहीं करना, तुम लोग 10 मिनट के लिए अपने फोन में गेम खेल लो, गर्म नहीं हो जाता? तो हीट सीव नहीं करनी है। तो जो डाटा सेंटर इतने बड़े बड़े बने हुए हैं, हार्डवेयर है, कहीं तो प्रोसेस हो रहा है ना, गर्म नहीं हो रहा। तो गर्म होने के लिए पानी या टेम्परेचर। जितने भी डाटा सेंटर्स हैं नॉर्मली ज्यादातर नॉर्थ पोल के नजदीक लगे हुए हैं ज्यादातर, या पानी समुद्र के नजदीक लगे हुए हैं। और ये बहुत बड़ा फ्यूचर का एक क्या बोलते हैं इसका चैलेंज है, ये पानी का डाटा सेंटर्स को कंट्रोल करना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात है? ये मैंने जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल ली है,
ऐसी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जैसे इनोवेशन होगा, एडवांसमेंट होगा, फ्यूचर में ऐसी बहुत चीजें बढ़ती चली जाएंगी। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34। यू आर मोस्ट वेलकम इफ एनीबडी वांट टू कम देयर। अभी कुछ आपको बुकलेट्स मिलेगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर है, वो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ही है। मेरा नाम गुरविंदर है। मैं नॉर्मली होता हूँ सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। कभी को विजिट करना चाहो पेरेंट्स के साथ या वैसे आना चाहो, यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, इंडिविजुअल बेसिस पे अपना कोई डिस्कशन आप कर सकते हैं। कोई क्वेरी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मेरे से पूछिए अभी, फिर हम इसको वाइंड अप करें। हाँ जी, कोई डाउट? हाँ जी, एक क्वेश्चन पूछ लो यार। कुछ लगा समझ में? कुछ लगा समझ में? हाँ ना, ना ही बोल दो यार। लगा कुछ पता कि नहीं? बहुत ऑप्शंस है यार इंजीनियरिंग के लिए, कोई कमी नहीं है, लेकिन हम लोग बड़ा लिमिटेड सोच रहे हैं। थिंक बिग, बड़ा सोचो। अब्दुल कलाम साहब ने एक बात बोली थी, स्मॉल थिंकिंग इज सिन। सिन मतलब सही वर्ड यूज किया उन्होंने। क्यों? वो ये क्यों नहीं बोला स्मॉल थिंकिंग इज रॉन्ग, थिंक बिग? ये तो चलो लोग बोलती हैं स्मॉल थिंकिंग इज रॉन्ग। सिन क्यों बोला उन्होंने? पता है क्यों बोला? पता है क्यों बोला? सिन हम पाप वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? पाप वर्ड हम कब यूज करते हैं? किसी के थप्पड़ मार दिया हम बोलते हैं पाप कर दिया तूने, उसने उसके थप्पड़ मार दिया, पाप किया आपने? नहीं। कब वर्ड यूज करते हैं पाप? बोलो यार, कब बात करते हैं पाप की? जब हम कुछ रिलीजियस कुछ टर्म में बात करते हैं तभी बोलते हैं ना पाप। कि आज तो यार माथा नहीं टेक के आया, आज तेरे को गड़बड़ हो जाएगी, पाप लगेगा। या पैर लगे कॉपी को तो पाप लगेगा, है ना? जब हम रिलीजन की बात आती है तो बोलते हैं ना पाप लगेगा। इंडियंस आर वेरी मच रिलीजियस, दैट इज द रीजन वाई उन्होंने इसको सिन वर्ड यूज किया इसमें। एटलीस्ट कि उनको ये लग जाए कि जैसे हम रिलीजन के टर्म में पाप को इतना बड़ा मानते हैं कि कुछ गलत हो गया भगवान के बारे में तो पाप हो गया, तो थोड़ा छोटा सोचना भी उसके बराबर है। तो हमेशा बड़ा सोचना स्टार्ट करो, छोटा मत सोचो। ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है, बस ये जरूर है कि मे भी वो चीजें क्लिक होते होते टाइम लग जाता है, लेकिन जिस दिन वो क्लिक हो जाती है उसके बाद फिर पीछे देखने वाला कोई पॉइंट नहीं रहता है। अच्छा, अब जितने भी आप लोगों के पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपको पता कैसे लगेगा? जो मैंने चीजें आज बताई भूल जाओगे? हाँ, शर्म, भूल जाओगे? हाँ ना? बोलो नो नहीं, हाँ बोलो। चलो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ उसको याद करवाने की। इसके लिए ना हमने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। चंडीगढ़ में जितने भी इंस्टीट्यूट्स में हम लोग कर रहे हैं प्रेजेंटेशन, उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट किया हुआ है, हिमाचल पंजाब चंडीगढ़। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड होना भी, स्कैन करके जितना भी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आएगा सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती है। बस वहां पे टिकाई के साथ बैठे रहना, और बहुत ऑप्शंस आती हैं, चाहे वो हायर स्टडीज हो, इंडिया हो, अब्रॉड हो, पब्लिक सेक्टर हो, कोई स्टेट हो, सारी ऑप्शंस वहां पे आपको मिलेगी। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत इसमें? कर लो फिर, जल्दी स्कैन करो फटाफट, इसको करें माइंड फिर। ओ मैं मौका दूंगा ताड़ी लगाने का, टेंशन ना लो। हाँ जी, नेट नहीं चल रहा? हाँ यहाँ प्रॉब्लम तो है नेट की। चलो जिसके चल रहे हैं वो अपने ग्रुप में शेयर कर दो, इसका क्लिक करके ना। अपने ग्रुप में क्लिक करके इसको भेज दो, सो दैट वहां से स्कैन हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अभी मैंने जो आपके नंबर लिए हम लोग कॉल नहीं करेंगे आपको, वो ग्रुप में ऐड करने वाला प्रोसेस है। लेकिन ट्रबल ये है कि आजकल एक नंबर से ज्यादा को ग्रुप में ऐड करते हैं ना, और सब ब्लॉक कर देता है नंबर। तब मैंने अब ये प्रेजेंटेशन में अभी इसको ऐड करना स्टार्ट कर दिया। हो नहीं रहा? कोई ना फोटो क्लिक करके रख लो अपने पास। इसके अलावा और बहुत एग्जाम्स हैं जो आते रहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम है, उसके बाद बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर में सिविल इंजीनियर का एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है।
अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बार पहले अपने आप को ढंग से प्रिपेयर करो कंपटीशन के लिए, चाहे वो गेट है, चाहे स्टेट जेईई है, अपने आप को तैयार करो पहले। करें वाइंड अप? चलो ठीक है जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं कहीं ना कहीं आपको लाइफ में जरूर काम आएंगी। ठीक है जी।